हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। एक बार गाइज रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सो दैट एवरीबडी कैन कम एंड ज्वाइन द सेशन। सारे लोग हमारे साथ आ सकें और सेशन में जो है सेशन के साथ जुड़ सकें। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू इट गाइज। पहले बात करते हैं दोस्तों आज बात है 19 तारीख 19 ऑफ नवंबर। करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके। इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, द हिंदू, जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां से आपके लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आती है, सारी मैं आपके लिए यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। रही बात आपके चैनल्स की, तो दोस्तों दीज आर द 4 डिफरेंट चैनल्स जिनको आप मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं सुमित राठी सर से और मेरे साथ मिलकर अगर ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज, प्लीज सब्सक्राइब ऑल दीज चैनल्स। इन चारों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे 4 चैनल जैसे ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101, इन चारों चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। यहां पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू फॉलो मी विद द नेम सुमित कुमार। आप सुमित कुमार के नाम से मुझे फॉलो करोगे। अच्छा दोस्तों, आप यूट्यूब पे मुझे सुमित राठी के नाम से जानते हो, वहां पर आपको सुमित कुमार के नाम से मुझे फॉलो करना होगा, ठीक है। मेरे साथ जुड़ने के बाद में, फॉलो करने के बाद में, कोई भी मैं क्विज करता हूं, मान लो कोई भी स्पेशल क्लास करता हूं या कोई भी प्लस का कोर्स मैं लेके आता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सीधा मेरे से कनेक्ट कर पाओगे। बस याद रखना, जब भी आप कोई प्लस कोर्स लेते हैं अकेडमी पे, प्लीज़ यूज़ कोड सुमित10, ठीक है, ताकि आप मेरे साथ जुड़ सको, मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर में आप आगे बढ़ सको। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरा कोड यूज़ करने के लिए दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे नाम हो गया आपका, दूसरा आपका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपकी मेल आईडी होगी, ठीक है, उसके बाद में एजुकेटर का नाम, तो आप मेरा नाम लिख दीजिएगा उसमें, सुमित कुमार राठी, और उसके बाद में एजुकेटर कोड जिसमें आपको सुमित10 डाल के सबमिट कर देना है, ठीक है, कोड के अंदर में। तो मेरी टीम जो है आपसे संपर्क कर लेगी, पूरी की पूरी आपको बता देगी, पूरा किसी को लोन लेना हो, जो भी आपको हेल्प होगी वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, नाउ 2 कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। पहला जो कोर्स है अभी 24 नवंबर से, तो आप उनमें एनरोल कर सकते हो और दोनों के लिए आप मेरा कोड यूज़ करोगे। मेरा कोड क्या रहेगा दोस्तों? सुमित10, ठीक है, सुमित10 आप यूज़ कर सकते हो। आज पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। जो बच्चे अपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से जो मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं गाइज, उनके लिए भी कि आप, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, एक बार जाकर इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट आप मेरे साथ में जुड़े रह सकें, ठीक है। आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। तो ये टेलीग्राम चैनल है, कोड है, आप इसको स्कैन कर लेना। पहला जो टॉपिक है दोस्तों, ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। आपने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में सुना होगा, ठीक है। पहली बार 2018 के अंदर में BN श्रीकृष्णन कमेटी बनी थी एक। कितने बच्चों को याद है बताइए। देखो, क्लास शुड भी इंटरैक्टिव यार, मेरा मतलब कभी से ही मानना ये होता है, क्लास जो है वो इंटरैक्टिव होनी चाहिए। एक ऐसी क्लास का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें टीचर बोल रहा हो, ठीक है, और बच्चे जो हैं वो सॉरी फॉर दिस यार, थोड़ा सा ठंड आ रही है ना, मौसम बदल रहा है, और दूसरा क्या है ना कि मेरे को डस्ट एलर्जी है, ठीक है, मेरे को पोल्यूशन से एलर्जी है। कल रात में इतना सिस्टम जाम हो गया था, ठीक है, पूछो मत। सुबह मेरे को घर जाना पड़ गया और मैं आ रहा था तो आते टाइम थोड़ा ट्रैफिक था, एंड इसकी वजह से सब चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। फंस गया था मैं ट्रैफिक के अंदर में। सुबह तो मेरा गला एकदम से चोक था, बोला ही नहीं जा रहा था। चलिए, तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, हम बात कर रहे थे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की। कितने लोगों को पता है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, कि हमने जो डिस्कस किया था ऑलरेडी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल? देखो, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो था, ठीक है, वो हमने पढ़ा था, आपके साथ में हमने डिस्कस किया था। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 के अंदर में पहली बार BN श्रीकृष्णन कमेटी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। 5 साल लगभग इसके ऊपर डिलिब्रेशन हुआ, 2018, 19, 20, 21, ठीक है, और 22 के अंदर में फिर इसको वापस ले लिया गया था, है ना। जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, MITI, तो उसने 2022 के अंदर इस बिल को वापस ले लिया था, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो पुराना था।
उसके बाद में अब ये नया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल फिर लेके आए हम। जैसे ही हमने पुराना हटाया उसके 3 महीनों के बाद में अब नया डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है हम लेके आ गए हैं और इसका नाम भी बदल दिया हमने। और उम्मीद की जा रही है कि जो इस बार विंटर का पार्लियामेंट का सेशन होगा उसके अंदर में हम इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, नाम रखा है इसका इस बार हमने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों, पिछले लगभग 5 साल इसके ऊपर डिटेल और डिलिबरेशन हुए। जो हमारा पुराने वाला था 2018 के अंदर BN श्रीकृष्ण कमेटी ने पहला ड्राफ्ट जब वर्ड यूज होता है ना, इसका मतलब होता है कच्चा चिट्ठा है अभी। ठीक है, अभी उसके ऊपर कुछ फाइनल बना नहीं है, अभी कच्चा पक्का सा मामला है, तो ड्राफ्ट उसी को कहते हैं। तो ये जो ड्राफ्ट बिल था, इस ड्राफ्ट बिल को दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, इस ड्राफ्ट बिल को अभी हम जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस ड्राफ्ट बिल वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इस ड्राफ्ट बिल को अभी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 5 साल पुराने ड्राफ्ट बिल के ऊपर हमने बातचीत की, फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ने उसको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया था, है ना। BN श्रीकृष्ण कमेटी ने 2018 में रखा था, 2019 के अंदर में इसको पार्लियामेंट के समक्ष रखा गया, पार्लियामेंट से उठा के उसको भेज दिया गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2021 में अपनी रिपोर्ट उसमें रखी, रिपोर्ट बताई। फिर बार बार उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, बहुत सारे मुद्दे उस पर आ रहे थे। फाइनली मिनिस्ट्री ने कहा कि यार ये पुराना था, ये 2018 की टाइम के हिसाब से था, आज हम 2022 में जी रहे हैं, 5 साल हो गए हैं, तो आज की ज़रूरत भी बदल गई है, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। नाउ वी रिक्वायर्ड अ मॉडर्न डेटा प्रोटेक्शन बिल, हमें नए डेटा प्रोटेक्शन बिल की क्या है आवश्यकता है। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों मिनिस्ट्री ने क्या किया, इसमें परिवर्तन किया है, इसमें बदलाव किया है और एक नया डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारे सामने, और अभी जो आने वाली है हमारा जो शीतकालीन सत्र आने वाला है, विंटर सेशन आना है, उसके अंदर में इसको पार्लियामेंट के समक्ष में रखा जाएगा। जो नया बिल है इसके अंदर में दोस्तों कई सारी चीज़ों में बदलाव किए गए हैं। पहला तो बस पहले में क्या था ना, डेटा, कई प्रकार के डेटा को प्रोटेक्शन दी गई थी। इस बार मामला सिर्फ पर्सनल डेटा तक रखा गया है, डिजिटल पर्सनल डेटा तक रखा गया है बस। पहले वाले में क्या था कि आपका जो देश में, आप हमारे देश में डेटा आप गैदर करते हो, आप उसको देश की बाउंड्री के बाहर नहीं बेच सकते थे। ठीक है, जो डेटा फिड्यूसरीज थी ना, जो डेटा गैदर करती थी, जैसे कोई भी कंपनी होगी, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गई, इंस्टाग्राम, तो डेटा गैदर करती थी, तो उस डेटा को इंडिया से बाहर नहीं भेजा जा सकता। पिछले बिल में प्रावधान था, बट इस बार है कि डेटा फिड्यूसरीज जो हैं वो भारत सरकार की अनुमति के द्वारा, भारत सरकार बता देगी भाई किस किस देश के अंदर में आप ये डेटा जो है, भारत का डेटा जो है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो, और विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप ये काम जो है कर सकते हो। ये भी इस बार प्रावधान रखा गया है। इस बार अगर मान के चलो कोई कंपनी है, अगर वो बात नहीं मानती है तो उस पर 500 करोड़ तक का फाइन जो है वो लगाया जा सकता है दोस्तों, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के द्वारा। तो डेटा मैनेजमेंट बोर्ड कह दो या डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कह दो, ये बनाने की बात की है कि एक डेटा प्रोटेक्शन या डेटा मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो रहेगा और जो सारे काम की निगरानी करेगा। ठीक है, ये बात भी यहां पर की गई है। ठीक है, तो कई सारे बदलाव इसके अंदर किए गए हैं, तो चलिए इसी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, आज आया हुआ है आपका द हिंदू के अंदर में, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर इट। सो रिवाइज्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रपोज हेफ्टी फाइन्स ईज क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो। तो इसमें फाइन को बढ़ा दिया गया। पिछली बार तो फाइन बहुत कम था यार, 4 करोड़ के सॉरी शायद 15 करोड़ के आसपास फाइन लग सकता था मैक्सिमम, या कोई भी कंपनी है जो डेटा फिडिसरीज है, जो डेटा गैदर कर रही है, उसकी पूरी दुनिया में जो एनुअल टर्नओवर हो रहा है ना उसका 4% फाइन लगता था। लेकिन इस बार अप टू 500 करोड़ रुपीस तक का फाइन। तो फाइन के अंदर में हमने बहुत ज़बरदस्त इंक्रीमेंट कर दिया है इस बार। ठीक है, फाइन को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो रिवाइज डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रपोज हेफ्टी फाइन्स ईज क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो। डेटा फ्लो जो क्रॉस बॉर्डर, मैंने बताया पहले अलाउड नहीं था, बट अब क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो जो है उसको अलाउ यहां पे कर दिया गया है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो बिल एम्बिट्स द बिल, ड्राफ्ट बिल नैरो द स्कोप ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। पहले मैंने आपको बताया था डेटा प्रोटेक्शन का पहले स्कोप बहुत वाइडर था, बट इस बार सिर्फ पर्सनल डिजिटल डेटा तक बात जो है वो सीमित कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, अ मूव वेलकम बाय द इंडस्ट्रीज, और इसी से जो इंडस्ट्रीज है हमारी वो बहुत खुश रही है कि चलो सरकार ने एक सही दिशा में कदम उठाया। बाकी जो पहला बिल था उससे क्या हो रहा था ना, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज जो थी उनका गला घोट दिया गया था एक किस्म से, ऐसा कहना था, वो क्रिटिसिज्म जो था वहां पे किया गया था। दिस एक्ट अप्लाइज टू, ये एक्ट किस किस पे अप्लाई होता है दोस्तों, तो पर्सनल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द यूजर ऑनलाइन।
आप यूज़र हैं, आप ऑनलाइन कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप जब ऑनलाइन होते हैं तो आपका जो डेटा गैदर किया जाता है वो इस एम्बिट में आता है। डेटा कलेक्टेड ऑफलाइन, जो ऑफलाइन आपका डेटा कलेक्ट होता है वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है। बट बाद में उस डेटा को डिजिटाइज कर दिया जाए, है ना। आपसे पूछा जाए, आप यहीं घूमने जा रहे हो, आपसे कुछ प्रेफरेंस पूछी जाए, ऑफलाइन पूछ के लिख लिया और फिर बाद में उस डेटा को डिजिटाइज कर दिया जाए, वो भी इसके अंदर आता है। क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया हमने इसमें से, किन किन चीजों को हटा दिया हमने, तो हमने पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक पर्पस। भाई आप मान लो अपने देश के लिए हमने कुछ बनाया है, ठीक है, या किसी व्यक्ति ने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कुछ डेटा अब जो है आपका वो प्रोसेस किया है, तो उसको इसके एम्बिट से हमने बाहर रखा है। रिकॉर्डेड पर्सनल डेटा इन एग्जिस्टेंस फॉर द एटलीस्ट 100 ईयर्स, इसको भी हमने क्या रखा है, बाहर रखा है। किसी का पर्सनल डेटा रिकॉर्डेड डेटा था जो पिछले 100 साल से एग्जिस्ट कर रहा था, उसको भी हमने इससे क्या कर दिया है, इस एक्ट से बाहर रखा है। अब दोस्तों हम क्यों पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग इट बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसीज, ठीक है, एंड इंटरवेंशंस। क्या अलग अलग समय पर सरकार प्लान पॉलिसी बनाती है, किस प्रकार के सरकार फैसले लेती है और उन पॉलिसी उन प्लान के इंप्लीमेंटेशन से क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द जीएस पेपर 2 एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट। जीएस पेपर 2 से क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट ने एक नया डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है पुराने डेटा प्रोटेक्शन बिल को हटा के। पुराना डेटा प्रोटेक्शन बिल जब हटाया उसके 3 महीने के तुरंत बाद ही, मतलब जल्दी काम किया गया है दोस्तों। और अभी इसको विंटर सेशन जो दिसंबर में स्टार्ट होगा, ठीक है, 7 दिसंबर से सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें हम इसको पार्लियामेंट के समक्ष रखेंगे। 7 दिसंबर से 30 दिसंबर चलेगा और विंटर सेशन, पार्लियामेंट के सेशन जो है वो भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो सेंटर ने कहा है, सेंटर जो है उसने बिल रखते हुए बहुत सिग्निफिकेंटली जो नया रिवाइज डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसके कई प्रावधानों को शॉर्ट कर दिया है और इसका नाम जो रखा है वो रखा है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। और पुराने वाले का क्या था दोस्तों, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इस बार का नाम रखा है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो डिजिटल वर्ड पे इस बार एम्फासाइज जो है वो ज्यादा किया है। द ड्राफ्ट बिल केम जस्ट ओवर द 3 मंथ। पुराना हटाया था हमने, ठीक है, पुराना का हटाया था अभी 2022 के अंदर में ही मिनिस्ट्री ने पुराने वाले बिल को वापस लिया था। क्या कह के दोस्तों कि पुराना हो चुका है। जब ही हमने बनाया था हमने 2008 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा था, बट अब हम 2022 में जी रहे हैं तो हमें जरूरत है इसके अंदर बदलाव की, और वही बदलाव जो है यहां पे किया और उसी बदलाव के तहत में पार्लियामेंट के अंदर में 3 महीने लगे हैं और हमने नया बिल क्या कर दिया, फटाफट से हमने नया बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, गवर्नमेंट ने, ठीक है, ले आई है। की डिटेल्स क्या है दोस्तों इसकी, देखो पहली डिटेल तो ये है दोस्तों, ठीक है, 17 दिसंबर तक आप पब्लिक के लिए इसको पब्लिक डोमेन में रख दिया है। अब पब्लिक आप यानी कि कुछ भी इस पर टिप्पणी कर सकते हो जाके, ठीक है, तो मिनिस्ट्री की वेबसाइट में है, पब्लिक डोमेन पे है, तो आप में से अगर कोई भी इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर में और वहां पर आप अपनी टिप्पणी रख सकते हैं। तो 17 दिसंबर तक जो पीपल्स जो स्टेक होल्डर्स है उनकी कमेंट यहां पे इन्वाइट की गई है दोस्तों। यहां पर पब्लिक प्रोटेक्शन कंसल्टेशन के लिए इसको दोस्तों अपलोड कर दिया कि लोग जो है इस पे सार्वजनिक परामर्श दें, उसके लिए इसको अपलोड कर दिया गया गवर्नमेंट वेबसाइट पे, तो आप बता सकते हो कुछ भी जाके। द न्यू बिल डज अवे विद द क्लोज ऑफ कंपनसेशन ऑफ अफेक्टेड डेटा प्रिंसिपल, ठीक है। देखो पुराने में क्या था कि मान लो आपका अगर डेटा लीक हुआ है या आपका डेटा किसी भी प्रकार से किसी के साथ शेयर हुआ है विदाउट योर कंसेंट, तो आपको बोला जाता था उस केस में क्या, डेटा प्रिंसिपल, क्योंकि आपका डेटा है। तो पुराने वाले बिल के अंदर प्रावधान था कि आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपको जिस कंपनी ने आपका डेटा लीक किया है या यूज किया है अनऑथोराइजली, मतलब आपसे बिना अथॉरिटी, बिना अथोराइज के, बिना आपकी कंसेंट के, तो उसको क्या था, पेनल्टी देनी पड़ती थी, फाइन देना पड़ा था, आपको कॉम्पनसेट करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है, इस प्रोविजन को हटा दिया है। दूसरा, मान लो कोई अगर फेक में जाके कमेंट करता है, ठीक है, कंप्लेंट करता है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास में, या गलत प्रकार की सूचनाएं देता है, किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वो करता है ना, मान लो मैंने कंप्लेंट देनी है कि मेरा डेटा लीक हुआ है, कुछ भी ऐसा, मेरा डेटा प्रोटेक्शन का वायलेशन हुआ है, तो अगर मैं जाके कंप्लेंट देता हूं और अगर मैं फॉल्स कंप्लेंट देता हूं, मैं ऐसे सबूत देता हूं जो गलत है, तो ऐसी अवस्था के अंदर में भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसी अवस्था के अंदर में भी मेरे ऊपर में क्या होगी, कार्रवाई होगी। तो पहला, नए बिल के अंदर में प्रभावित डेटा प्रिंसिपल अर्थात वो जिनका व्यक्तिगत डेटा होता है को मुआवजे का प्रावधान हटा दिया गया है, पहली बात। दूसरा, इसके अतिरिक्त यह किसी भी दस्तावेज, सेवा, पहचान या पते के प्रमाण के लिए आवेदन करते समय सत्यापित, असत्यापित या गलत जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्तियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी रखा है। या डेटा फिड्यूसरी, डेटा फिड्यूसरी क्या होती है दोस्तों, जो डेटा गैदर करती है,
ठीक है, जो एकत्रित करती है के साथ झूठी या तुच्छ शिकायत दर्ज करता है या बोर्ड के साथ। समझ में आई बात भाई? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अप्लाई किया है कि मुझे कोई डेटा चाहिए, दस्तावेज चाहिए, कोई मुझे सर्विस चाहिए, ठीक है, और उसके लिए अपना पहचान या पता किसी प्रकार का अगर वो गलत चीज अगर शो करता है बोर्ड के समक्ष या डेटा फिड्यूसरी के समक्ष, तो उसके ऊपर में 10,000 रुपए का यहां पर क्या लगाया जाएगा? फाइन लगाया जाएगा। ये भी एक नया प्रावधान है। बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूं दोस्तों, डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है लगभग 5 साल से इसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। पहली बार जस्टिस BN श्रीकृष्णन के अध्यक्षता में 2018 जुलाई 2018 में पहली बार हमने इसके ऊपर में एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो तैयार किया था। बातचीत स्टार्ट हुई थी दोस्तों। इस रिपोर्ट के बाद में दिसंबर 2019 के अंदर में हमारा पहला ड्राफ्ट बिल बना था, हमारा पहला विधेयक जो है तैयार हुआ था। हमने उसको संसद में रखा था कब दोस्तों? आपको दिसंबर 2019 के अंदर हमने उसको दिसंबर में रखा था। दिसंबर 2019 के बाद जो है उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ठीक 1 साल बाद इसके ऊपर में अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट देने के बाद में अभी 2022 के अंदर में हमारी मिनिस्ट्री ने इसको दोबारा से वापस ले लिया। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT विथड्रॉ द बिल फ्रॉम द पार्लियामेंट दिस अगस्त। इसी अगस्त में हमने इस बिल को क्या कर दिया? विथड्रॉ कर लिया एंड स्टेटेड दैट अ न्यू बिल वुड बी प्रेजेंटेड। नया बिल रखेंगे। और ये नया बिल रखने के पीछे सरकार ने क्या कहा था दोस्तों कि हम एक ऐसा बिल बनाना चाहते हैं। ये 2018 में हमने बातचीत शुरू की थी तो पुराना है। आज की रिक्वायरमेंट टोटली अलग है, आज का बिजनेस एनवायरनमेंट टोटली अलग है। तो आज हम एक अलग प्रकार का बिल रखना चाहते हैं, एक अलग प्रकार का स्ट्रक्चर, एक अलग प्रकार का सिस्टम बनाना चाहते हैं और उसी के लिए सरकार ने नया बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। अबाउट बिल, इस बिल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द न्यू ड्राफ्ट बिल जो है इट विल नैरो डाउन द स्कोप ऑफ डेटा प्रोटेक्शन रिजीम टू द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। तो सिर्फ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पे यहां पे बात हुई है, स्कोप को हमने काफी ज्यादा नैरो डाउन कर दिया है। जो नॉन पर्सनल डेटा है उसको इसके एम्बिट से बाहर कर दिया है। पहले नॉन पर्सनल डेटा भी इसमें आता था, बट नाउ हमने केवल और केवल जो पर्सनल डेटा है, नए मसौदे विधेयक के अंदर में हमने क्या किया है दोस्तों, जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण है उसी तक हमने इसको सीमित कर दिया है। गैर व्यक्तिगत डेटा को अब इस दायरे से हमने बाहर कर दिया है। नया बिल जो है इट प्रोवाइड फॉर सिग्निफिकेंट कंसेशन ऑन द क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो। पुराने वाले में क्या होता था दोस्तों, हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर में डेटा भेज नहीं सकते थे, ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, बहुत कम्बरजम प्रोविजन थे। बट इस बार नया विधेयक जो है इसने कहा है कि सीमा पार भी आप डेटा जो है वो भेज सकते हो, उसमें भी कई प्रकार की छूट दी है। उन्होंने कहा है कि जो डेटा फिडिसरीज है, जो डेटा गैदर करती है ना, वो सरकार से परमिशन लेके डेटा को कंट्री के बाहर भी भेज सकती हैं। तो ये प्रावधान भी इस बार यहाँ पे रखा गया है इसके अंदर में। इट प्रपोज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई कंट्रीज और टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया टू विच अ डेटा फिडिसरीज में ट्रांसफर द पर्सनल डेटा टर्म्स स्पेसिफाइड। ये कहा गया है इसके अंदर में कि केंद्र सरकार इस बात को अलाउ कर सकती है कि भारत के बाहर किस किस देश के अंदर में डेटा फिडिसरीज जो डेटा गैदर करती है वो डेटा को भेज सकती है, व्यक्तिगत डेटा को भेज सकती है, परंतु उसमें परमिशन लेनी पड़ती है भारत सरकार की। एज पर द बिल अ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, एक नई रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना करने की भी बात हुई है। तो अब हम क्या बनाने वाले हैं दोस्तों, एक नया डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है हमारे यहाँ बनने वाला है। एक नया डेटा संरक्षण बोर्ड जो है दोस्तों वो सरकार जो है बनाएगी और वो सारा कामकाज जो है देखेगा, वो सारे रेगुलेटरी प्रोविजंस के ऊपर में बात करेगा डेटा प्रोटेक्शन की। इट कैन इंपोज अ पेनल्टी ऑफ अप टू 500 करोड़, ये नया प्रावधान है। पेनल्टी की सीमा बहुत बढ़ा दी। मान लो किसी भी कंपनी ने, डेटा फिडिसरीज ने अगर किसी भी प्रावधान को वायलेट किया है तो 500 करोड़ रुपए तक का उसके ऊपर में क्या लगेगा दोस्तों, फाइन लगेगा। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट प्रोविजन है, बहुत बड़ा फाइन है, 500 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा फाइन है। द बिल ऑल्सो गिव्स द पावर टू गवर्नमेंट टू ऑफर एग्जेम्पशंस फ्रॉम इट्स प्रोविजन। अच्छा, सरकार जो है इस बिल के तहत में कुछ छूट भी दे सकती है। जैसे पर्सनल डेटा है, वैसे तो हम कह रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन सरकार चाहे तो उसमें छूट दे सकती है कि किसी किसी केस में हो सकता है पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन ना दी जाए। ये कब होगा और किस केस में होगा दोस्तों, ये उसके अंदर में होगा जब देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है, देश के या हमें पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर में सरकार जो है इस प्रकार के कदम यहां पे उठाएगी। पेनल्टी की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। पेनल्टी मतलब दंड। इसमें कितना दंड दिया जा सकता है दोस्तों, तो मैंने बताया 3 प्रकार की पेनल्टी है यहाँ पे। अप टू 250 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है अगर फेलियर टू टेक रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड। कोई भी कंपनी है
और उसने प्रॉपर सिक्योरिटी सेफगार्ड नहीं लिए हुए, मतलब मान लो मैं ही हूँ, मेरी कंपनी का काम है डेटा गैदर करना, मैं डेटा गैदर करता हूँ अलग अलग जगहों से, लेकिन मैंने सेफ्टी मेजर नहीं ले रखे, मतलब मेरी कंपनी के अंदर में, मेरे सिस्टम के अंदर में ही कमी है और हो सकता है मेरा डेटा वहाँ से लीक हो सकता है, ठीक है। और ऐसी अवस्था के अंदर में मैं प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर मैंने नहीं लिए, तो वो यहाँ पर क्या है, प्रावधान है उसमें दंड का कि ऐसी कंपनी पे 250 करोड़ तक का फाइन लगा दो, अप टू 200 करोड़ रुपए फॉर फेलियर टू नोटिफाई द बोर्ड एंड अफेक्टेड यूजर। मान लो डेटा ब्रीच हो जाता है, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में मैंने जिसका डेटा गैदर किया था वो डेटा ब्रीच हो गया, लीक हो गया, और अगर मैंने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को नहीं बताया और आपको नहीं बताया कि आपका डेटा मेरे से लीक हो गया है, तो भी फाइन का प्रावधान है। तो ऐसी अवस्था में भी 200 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा। 200 करोड़ रुपए फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑन चिल्ड्रन। देखो बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन जो है वो दी गई है, और अगर कोई भी डेटा फिड्यूसरीज कंपनी इस प्रोविजन को नहीं मानती है तो उनके ऊपर एक एडिशनल और एक्स्ट्रा फाइन लगेगा, कितने करोड़ का, 200 करोड़ का। तो फाइन जो है दोस्तों इस बार वो काफी हेफ्टी लगाया गया है, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर में फाइन का इस बार यहाँ पे प्रावधान रहा है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, बात समझ में आ रही है गाइज? एक बार अगर समझ आ रहा है तो फटाफट से एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। यार येस्टरडे की पीडीएफ तो येस्टरडे में ही मिल चुकी है, ठीक है, येस्टरडे की पीडीएफ तो येस्टरडे में दे चुका हूं ना। अब ये कैसे मैं बताऊं, आप लोग ये भी चेक तो खुद ही करना पड़ेगा यार आपको। या मैंने नहीं दी येस्टरडे की, मैंने तो अपलोड की थी यार मैंने येस्टरडे पीडीएफ। फिर अपलोड कर दिए मैंने टेलीग्राम के ऊपर, जाके देख लो, ठीक है, फिर से अपलोड कर दिए। सही है, समझ आ रहा है? कल के इवनिंग की क्लास का, कौन सी इवनिंग की क्लास? कौन सी इवनिंग की क्लास? करंट अफेयर का मैंने कल भी दे दिया था, वैसे मैंने कल भी दिया था यार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पेनल्टी का ये प्रावधान है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पिछली बार जो प्रावधान था वो मैक्सिमम पेनल्टी 15 करोड़ रुपए तक की थी, या 4% रुपए। 4% का मतलब क्या है, मान लो किसी कंपनी का दुनिया भर में काम कर रही है वो, और उसका 100 करोड़ नेट प्रॉफिट है, 100 करोड़, तो उसके ऊपर में 4% यानी कि 4 करोड़ का फाइन। तो पुराने टाइम पे फाइन बहुत कम था, इस बार हमने फाइन को जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। अच्छा, कंसेंट मैनेजर की भी बात हुई है। कंसेंट मैनेजर क्या है? कंसेंट से आप क्या समझ रहे हो? ठीक है, कंसेंट से मतलब है सहमति। भाई मेरा डेटा है, पर्सनल डेटा है, किसी कंपनी ने स्टोर कर रखा है, वो चाहती है उसको इस्तेमाल करना, है ना, तो हर बार तो आके मेरे से पूछ सकती नहीं है, हर बार तो मेरे से आए और मेरे से पूछे, ऐसा करना कंपनी के लिए भी संभव नहीं है, और हर बार मैं कंसेंट पर्सनली दूं ये भी थोड़ा सा संभव नहीं है। तो ऐसी अवस्था के अंदर में सरकार ने क्या कहा है कि हम कंसेंट मैनेजर बनाएंगे जो हमारे बिहाफ पे और जो है डेटा फिड्यूसरीज को कंसेंट प्रोवाइड करेंगे, और हमसे भी डायरेक्ट तालमेल रखेंगे, हमें भी सारी चीज़ बता के रखेंगे कि क्या डेटा है आपका, कैसे करना है। तो ऐसे कंसेंट मैनेजर की भी बात यहाँ पे हुई है। द गवर्नमेंट विच इज होपफुल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द बिल इन बजट सेशन इज बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन फरवरी। अच्छा, बजट सेशन के अंदर में सरकार कह रही है इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उन्होंने कंसेंट मैनेजर का भी यहाँ पे प्रावधान रखा है इसके अंदर। कंसेंट मैनेजर का, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कीप ट्रैक ऑफ द इंस्टेंसेज इन विच वन हैज गिवन कंसेंट टू द प्रोसेसिंग ऑफ द पर्सनल डेटा। कह रहा कि यार हम जब इंटरनेट पे सर्फ करते हैं ना, ठीक है, इंटरनेट चलाते हैं, तो आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि कब आपने परमिशन दी थी, किसको दी थी, कहाँ दी थी। उन चीज़ों का हिसाब किताब रखने के लिए, ठीक है, यहाँ पर सरकार जो है एक डेटा कंसेंट मैनेजर जो है वो अपॉइंट करने वाली है, ठीक है, उसका प्रावधान है। द गवर्नमेंट ने कहा है कि कंसेंट मैनेजर प्लेटफॉर्म विल एनेबल एन इंडिविजुअल टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ हर इंटरेक्शन। तो ये जो डेटा मैनेजर होंगे ना, ये कंसेंट मैनेजर आपको बता देंगे कि कब 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 आपने किसको क्या दी थी, कंसेंट दी थी कि अपना डेटा गैदर करने की। आप मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? देखो यार, पूरा मुद्दा मैं तुम्हें फिर से समझाता हूं, एक बार समराइज कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, एकदम फोकस करना इधर।
पहली बार 2018 में बीएन श्रीकृष्णन कमेटी की अध्यक्षता में ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार हुआ। 2019 के अंदर उसको पार्लियामेंट के समक्ष रखा गया, दिसंबर 2019 में। उसके बाद उसको सरकार को पार्लियामेंट में रखने के बाद सरकार ने उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी उसके ऊपर में दिसंबर 2021 के अंदर में, है ना। उसके बाद अगस्त 2022 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ने ये कह के बिल को वापस ले लिया कि ये बिल अब पुराना हो गया है और हम नया बिल लेके आएंगे आज की ज़रूरत के हिसाब से। अब हम नया बिल लेके आए हैं जिसका नाम हमने रखा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसके अंदर में हमने कई प्रावधानों को छोटा कर दिया है जो पिछली बार जो थे बड़े थे, और इसी को जो इंडस्ट्रीज है उसने वेलकम किया है। पहला प्रावधान क्या है कि जिसका डेटा यूज हुआ था उसकी कंसेंट के बिना पहले उसको मुआवजा मिलता था डेटा प्रिंसिपल को, अब वो मुआवजा नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि डेटा गैदर करते समय या किसी भी प्रकार की अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन या इंस्टेंस देता है डेटा फिड्यूसरीज को तो उस पर 10,000 रुपये तक का फाइन लगेगा, ठीक है। तीसरी बात क्या है दोस्तों, इसमें इस बिल में सिर्फ हमने पर्सनल डेटा की बात की है, नॉन पर्सनल डेटा को इसके एम्बिट से बाहर रखा है। पहले क्या था दोस्तों, पहले आप अपनी देश में किसी भी इंडिविजुअल का डेटा दूसरे देश के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, बट अब प्रावधान बना दिया है कि जो डेटा फिड्यूसरीज है, जो गैदर करती है, डेटा कलेक्ट करती है, वो भारत सरकार से पूछ के किन किन देशों में अलाउड है वहां पर डेटा ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार ने कहा है कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम एक अलग से डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वो हम बनाएंगे, और ये बोर्ड जो है सारे रूल एंड रेगुलेशन तैयार करेगा डेटा प्रोटेक्शन के लिए। फाइन का प्रावधान है, जो नहीं मानेगा, कोई गलती करता है, आपको इन्फॉर्म नहीं करता तो उस पर 250, 200 करोड़ रुपए का फाइन मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। इस बिल को फरवरी के अंदर में जो हमारा बजट सत्र होगा उसमें पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाएगा। उस समय के बाद एक बार अगर अनुमति मिल जाती है तो ये जाके, और ज़रूरत है हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन की। भाई बड़े बड़े जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनके अंदर डेटा प्रोटेक्शन बिल है ऑलरेडी और भारत के अंदर नहीं है, तो ये आज की इस डिजिटल एरा में एक कड़ी ज़रूरत है कि हमें इसके ऊपर में काम करना चाहिए, और उसी में हमने कदम जो है यहाँ पे उठाया है। रिलेटेड सर्च पे बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो हमारे लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, यूपीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी कैसी है इंडिया के अंदर में, ठीक है, उनसे संबंधित मुद्दे क्या है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ये आपका जीएस पेपर 3 को कवर कर रहा है, तो ये पढ़ना है। पुट्टा स्वामी जजमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पुट्टा स्वामी जजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी इसी संदर्भ में है, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन के संदर्भ में है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 इज लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से संबंधित है। कितने पार्लियामेंट्री पैनल जो है इसके ऊपर बने थे, ठीक है, एंड साथ ही साथ में दोस्तों जो बीएन श्रीकृष्णन कमेटी होती है ये क्या है, तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू लाइक, आपको इनको रिलेटेड सर्च में पढ़ना है, इन पे एक्स्ट्रा ध्यान आपको देना है। प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है सर, पीटी के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले तो आपको ये ड्राफ्ट बिल में क्या है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इस नए बिल के अंदर में क्या क्या प्रावधान है, ठीक है, किस प्रकार से ये पुराने बिल से क्या है भिन्न है, इसके मुख्य मुख्य प्रावधान क्या क्या है। राइट टू प्राइवेसी क्या होता है, निजता का अधिकार। इसके अलावा एसोसिएटेड पेनल्टीज, इसमें क्या क्या पेनल्टीज का प्रावधान है, कौन कौन सी पेनल्टीज इसमें है, एंड व्हाट इज कंसेंट मैनेजर, कंसेंट मैनेजर कौन होते हैं। सो दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड टू यू इन द प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में यहां से सवाल बनता है, ठीक है। ड्राफ्ट बिल के बारे में, इसके मुख्य प्रावधान क्या है, एकांता या निजता का अधिकार और इससे संबंधित दंड क्या है दोस्तों, इसमें क्या क्या दंड रखे हैं, पेनल्टी कितनी है, और सहमति प्रबंधक क्या है, कंसेंट मैनेजर का क्या प्रावधान है जो हमने नए प्रावधान इसमें रखा है। एक सवाल मैंने दिया है दोस्तों, ये सवाल आपका पूछा गया है यूपीएससी के अंदर में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। कह रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के साथ को ध्यान में रखते हुए आपको इन 3 स्टेटमेंट को पढ़ना है। पहला, द जेनेसिस ऑफ दिस बिल लाइज इन द रिपोर्ट prepared by committee of expert headed by Justice B.N. Srikrishnan। दूसरा कह रहा है द कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इन द कोर्ट ऑफ हियरिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन द राइट टू प्राइवेसी केस जस्टिस के.एस. पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरा कह रहा है द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी कि पीडीपी बिल 2019 हैज अ कंटेनियस सेक्शन 35 विच इन्वोक्स द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज।
देखो इस पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया था पिछले वाला जो था, और उस पर बहुत क्रिटिसिज्म होता है। जैसे इस बार बताया ना हमने कि सरकार जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में छूट भी दे सकती है। अगर भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मामला हो, देश की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी, ठीक है, इसका मामला हो, तो डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत में छूट भी मिल सकती है। इस बार भी ये प्रावधान है, पिछली बार भी था, पिछली बार सेक्शन 35, और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन भी हुए थे। तो बताइए इसमें से करेक्ट कोड कौन सा है, ए, बी, सी या डी? फटाफट बताओ जल्दी से। बताइए दोस्तों क्या सही है? टेलीग्राम यार @ सुमित राठी UPSC, या भी रुक जाओ, ठीक है, सेशन के बिल्कुल लास्ट के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है, सेशन के लास्ट में मिल जाएगा। चलिए इसमें सही जवाब है दोस्तों कौन सा आपका? ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट, सारी स्टेटमेंट इसमें सही है। ये 2019 वाले के बारे में था, बट अभी ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, ये 2019 का था, अभी ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिनफ्लुएंसर। फिनफ्लुएंसर क्या है? अच्छा फिन को छोड़ दो, आप ये देखो इसका मतलब क्या है, ये दिख रहा है आपको? मैं एफ हटा दूं यहां से, एफ हटा दिया, अब ये क्या हो गया? इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं भाई? ये तो सुना होगा ना, आजकल ये नाम बड़ा सुना है हमने तो, ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, सुना होगा? नहीं सुना? अरे सुना है कि नहीं सुना? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुना है ना, ठीक है, चाहे वो टेलीग्राम इन्फ्लुएंसर हो, सॉरी इंस्टाग्राम हो, या हम कहते हैं फेसबुक इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, है ना, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। ये कैसे होता है पता है आपको? इतने जिनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मान लो इंस्टाग्राम पे, वो फॉलोअर्स का क्या करते हैं बाद में, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंसर इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। फिर वो क्या करते हैं, कोई थर्ड पार्टी, जैसे मैंने एक नई कंपनी खोली या कोई मेरा नया प्रोडक्ट है या कुछ भी मेरी सर्विसेज है, मुझे इसको प्रमोट कराना है, मैं उनके पास जाऊंगा कि यार ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, आप इसको प्रमोट कर दो, तो वो उसको क्या करेगा? प्रमोट कर देगा कि भाई ये चीज़ है, बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, या ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे अरे ब्रांड जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, ब्रांड एडवर्टाइजमेंट जो है उनको किया जाता है। अब हो क्या रहा है दोस्तों, ठीक है, सही चल रहा है। अब किसी को भाई मामा अर्थ मैं बोल दूं कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो ये क्या होगी दोस्तों, ये इन्फ्लुएंसर, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। अब जो बच्चे, जैसे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, वो मान लेंगे। अब जैसे मैं कहूँ कि भाई ज्योग्राफी के लिए एक फलानी बुक है, सबसे अच्छी है, आपको एक यार ये टीचर ज्योग्राफी पढ़ाता है, ठीक है, अच्छा ठीक ठाक पढ़ा लेता है ज्योग्राफी, तो ये बुक बता रहा है तो अच्छी किताब होगी, तो आप उसको जाके फॉलो करने लग जाओगे, जिसकी किताब है वो बिकने लग जाएगी, ऐसा। तो ये होता है, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। अब आजकल क्या हो रहा है दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में, कि मुझे अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए, मेरे पास पैसा आ गया, अब पैसा आने के बाद में मैं सोचता हूँ कि इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ जिससे मेरा पैसा बढ़े, मेरा पैसा की कीमत बढ़े, ठीक है, मैं ज़्यादा पैसा इससे कमा सकूँ, ठीक है, आउटपुट कहाँ है, तो उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट एडवाइज़र, है ना, वो आपको बताते हैं, ठीक है, कि कैसे आप अपना पैसा बढ़ा सकते हो। तो आजकल ऐसे भी बहुत सारे लोग आ गए हैं जो यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ठीक है, आपको एडवाइस करते हैं कि आप इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करो, ये इक्विटी परचेज कर लो, इस डेट स्टॉक में इन्वेस्ट करो, ठीक है, यहां पर पैसा लगाओ, ये स्कीम खरीद लो या ये स्कीम खरीद लो, इससे आपको फायदा होगा, ठीक है। अब ये ठीक ठाक चीज़ है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है अगर लोग पब्लिक की हेल्प कर रहा है। भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं बना के आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि ये 2-3 स्टॉक जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, इन स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा खासा पैसा बना लोगे, तो अच्छी चीज़ है ना, पैसा ही तो बन रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है दोस्तों, कह रहे हैं कि कई कंपनियां जिनके स्टॉक का प्राइस बहुत कम है वो इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है। वो क्या करती हैं, एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के पास जाती हैं और उनसे कहती है कि आप अपने चैनल के ऊपर, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जाइए और हमारी कंपनी के शेयर को प्रमोट करिए, है ना।
जैसे ही वो जाके प्रमोट करता है कि ये शेयर बढ़िया, लोग उस शेयर को बाय करने लग जाते हैं, उस शेयर की वैल्यू धीरे धीरे करके क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। कंपनी को प्रॉफिट मिलता है और साथ ही साथ में कंपनी उस इन्फ्लुएंसर को भी कुछ पैसे दे देती है कि भाई ठीक है तुम भी ये पैसे रखो, है ना। अब जब वो इंडिविजुअल एडवाइस दे रहा था तब तो सही है, लेकिन अब क्या होगा कि कोई फॉल्टी कंपनी जिसके शेयर में कोई वास्तव में दम है नहीं, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा है नहीं, उनकी बुक ठीक है, उनके रिकॉर्ड्स, उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा नहीं है, बट अगर वो इन्फ्लुएंसर उसको भी प्रमोट करने लगे कि खराब कंपनी है, घटिया कंपनी है, उसके फंडामेंटल बिल्कुल वीक है, और मैं जाके कहूँ कि यार बहुत अच्छे शेयर है, बहुत बढ़िया, खरीद लो, तो ये एक समस्या है। ऐसे में जो इन्वेस्टर है उनका पैसा फंस सकता है। वो तो बोल देगा, उसको पैसा दे दिया भाई उस कंपनी ने कि भाई ठीक है हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, एक बार आपको हमारी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में जाके बोलना है कि जाओ ये कंपनी के स्टॉक अच्छे हैं और खरीद लो। लेकिन उस बंदे ने बोल भी दिया, उस बंदे ने पहले रिसर्च नहीं की कि ये कंपनी कैसी है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या कंपनी वीक है, स्ट्रांग है, क्या है। ठीक है, मैंने स्टॉक परचेज कर लिया, लेकिन उसके बाद में मुझे पता चला कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत वीक हैं। ठीक है, शेयर का प्राइस जो है वो इन्फ्लेटेड है, बिना मतलब में शेयर का प्राइस जो है बढ़ाया हुआ है, ओवर वैल्यूड कंपनी है, तो ऐसे में बाद में मुझे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस अब लगातार बढ़ रही हैं, इनको हम बोलते हैं फिनफ्लुएंसर जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज पैसे ले लेके वो कंपनियों के स्टॉक को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं, तो सेबी अलर्ट हो गया है। सेबी कह रहा है कि इससे इन्वेस्टर जो हैं उनके हित जो हैं वो उनके हितों की रक्षा नहीं, इन्वेस्टर बिना मतलब में फंस जाएंगे, तो इसलिए सेबी एक्टिव हो गया। सेबी कह रहा है कि ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें, तो सेबी अब कह रहा है कि हम आपको रेगुलेट करेंगे, जो इन्फ्लुएंसर होंगे उनको सेबी कह रहा है कि हम रेगुलेट करेंगे, आपके ऊपर भी हम रूल नियम कानून बनाएंगे कि अगर आप ऐसा करते हो तो किन कानूनों और नियमों के दायरे में रह के आपको करना है। ये प्रावधान है, मुद्दा है। अब इसका क्रिटिसिज्म होने लग गया है दोस्तों, लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं अपना यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना रहा हूँ, उसके ऊपर मैं किसी को क्या एडवाइस दे रहा हूँ, ये मेरा राइट टू फ्री स्पीच के अंदर आता है, आर्टिकल 19 विच इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप मेरे ऊपर रूल रेगुलेशन लगा रहे हो तो आप मेरे उस अधिकार का हनन कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि अजय देवगन भी तो विमल पान मसाला की ऐड करता है, किसी ने उसको तो नहीं रोका और स्वास्थ्य के लिए खराब है, लेकिन फिर भी वो ऐड कर रहा है ना। कभी उसके ऊपर रेगुलेशन की बात हुई है, उसको कि कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। तो जब इनको रेगुलेट नहीं किया जा रहा तो हमें क्यों रेगुलेट किया जा रहा है भाई। और वो भी पैसा लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट का अच्छा खासा मोटा पैसा लेते हैं, और ऐड भी ऐसी करते हैं जिन प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है ना। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो कहा गया है कि हम तो एडवाइस दे रहे हैं, चलो हम फॉल्टी एडवाइस भी दे रहे हैं। विमल जुबा केसरी कह रहा है, ठीक है, अजय देवगन तो कह रहा है कि यार खाना तो भाई इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स के उसमें है ना भाई, वो कहे तो भी मैं ना खाऊं, मुझे पता है खराब है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग इन्फ्लुएंस होकर खाने लग जाएं। तो कहता है कि एडवाइस जो है, हम तो सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं ना, मानना ना मानना तो अगले के हाथ में है भाई। जो हमारी एडवाइस सुन के उसको रिसर्च करनी चाहिए और फिर जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारे प्रावधान इसमें चल रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर बात तो हमने कर ही ली है, साथ साथ मैं आपको सेबी के बारे में बताऊंगा, सेबी क्या है, किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या उसकी फंक्शनिंग है। तो फिनफ्लुएंसर, ठीक है, ये यहाँ पे है, ये ठीक है, ये हटाया नहीं है मैंने, वैसे इनको हटाया था। फिनफ्लुएंसर क्या है, तो फिनफ्लुएंसर जो है इसमें गॉट रॉन्ग फाइनेंशियल एडवाइस, कि लोगों को, ठीक है, ये जो एडवाइजर हैं गलत प्रकार की एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, और ऑनलाइन इनको गलत एडवाइस मिल रही है। सेबी ने इसको नोटिस कर लिया और अब बहुत जल्दी इसके ऊपर कुछ करने वाला है। सेबी ने कह दिया है कि हम इस पे बहुत जल्दी कुछ करने वाले हैं। जीएस पेपर 3 से संबंधित है, इंडियन इकोनॉमी, स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट, सेबी ये कहा है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज वर्किंग ऑन गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर प्रॉपरली नोन एज फिन इन्फ्लुएंसर। सरकार जो है अभी भारत की तरफ से जो प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड है वो वित्तीय प्रभावित करने वाले सभी दिशा निर्देशों पर जो काम कर रहे हैं फिनफ्लुएंसर, उसके लिए किस प्रकार का रूल रेगुलेशन होना चाहिए, तो सेबी अभी इसके ऊपर में काम कर रहा है कि किस प्रकार से हम इसको रेगुलेट करें। फिनफ्लुएंसर क्या होते हैं, देखो, दे आर द पीपल्स विद द पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है। तो किसी भी ऐसे जिसमें बतेरों लोग, बहुत भारी मात्रा में लोग इनसे जुड़े हो, ये उसी लोगों के साथ में मिलके, ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मनी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि आप कहां पर इन्वेस्ट करो, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, कहां आप अपना पैसा लोग लगाओ, इस म्यूचुअल फंड में लगाओ, इस म्यूचुअल फंड के अंदर लगाओ, है ना। अरे ऐसी ऐड आती है ना, ऐड भी देखी होगी ना,
तो ऐड भी आती है और ये भी एडवाइस करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये जो एडवाइस दी जाती है, ये एडवाइस कई टाइम पे सेबी को लग रहा है कि फॉल्टी एडवाइस है, और किस प्रकार से इनको रेगुलेट किया जाए, इनको निर्देशित किया जाए, तो उसी के ऊपर में अब सेबी जो है दोस्तों वो काम कर रहा है। देयर वीडियो कवर बजटिंग, इन्वेस्टिंग, प्रॉपर बाइंग, क्रिप्टो करेंसी एडवाइस एंड फाइनेंशियल ट्रेडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन वीडियो के अंदर में कैसे आप अपना बजट बनाओ, कैसे निवेश करो, किस प्रकार कहां संपत्ति खरीदो, क्रिप्टो करेंसी आदि के बारे में सलाह देता है। अब बात आती है सर वाई नाउ, अभी ऐसा क्यों? पहले भी चल रहा था लेकिन अभी इस प्रकार की जरूरत क्यों महसूस हमें हुई है? देखो सेबी जो है इसने देखा है कि इस प्रकार के जो इंस्टेंसेस हैं ना वो बढ़ रहे हैं। कई अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो हैं, कुछ तो होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के पास में, लेकिन अभी क्या हो गया है, कई अनरजिस्टर्ड, कोई भी हो, मैं आज एक यूट्यूब चैनल बना के बैठ जाऊं, मैं आपको एडवाइस दूं कि चलो भाई आ जाओ इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करो, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना मैं रजिस्टर्ड हूं, क्या पता आपको मैंने कुछ किया भी है कि नहीं, मैं जबरदस्ती ऐसे किसी को बोल रहा हूं। लेकिन हाँ एक चीज है, मेरे पास इन्फ्लुएंसर है, मेरे पास फॉलोवर है, ठीक है, मेरे पास फॉलोवर बहुत है, बहुत ज्यादा। अब कैरी मिन आती है, अब उसको थोड़ी ना पता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, अब वो ना रजिस्टर्ड है सेबी के पास, लेकिन कल को वो जाके बोले कि ये स्टॉक खरीदो, अब उसके तो मिलियंस में सब्सक्राइबर है, तो वो सबको एडवाइस दे रहा है। तो ऐसे चीजों पे कंट्रोल करने के लिए सेबी ने सब किया है। गिवन अनसॉलिसिटेड सोशल मीडिया स्टॉक टिप्स ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सेबी का कदम विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवांछित सोशल मीडिया स्टॉक टिप्स देने वाले विभिन्न अपंजीकृत निवेश सलाहकारों की संख्या में तेजी से वृद्धि के अनुसरण में हुआ है। क्यों किया है सेबी ने? क्योंकि इस प्रकार के जो सलाह देने वाले लोग हैं ना, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गाइस यार एक रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, प्लीज वीडियो को शेयर करो यार, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एंड लाइक भी करो और शेयर करो यार। जिन्होंने लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पुनः कि प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। देखो मैं भी अभी एक बार इसको शेयर करूंगा, ठीक है। There were also reports that certain companies use the social media platform to boost their share price. कंपनी है वो जा रही है उस बंदे के पास कि यार हमारा शेयर प्रमोट कर दे, वो कर रहा है, तो इस प्रकार से वो अपने शेयर प्राइस को बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली एन ऑनलाइन पोर्टल क्लेम्ड दैट इन्फ्लुएंसर गेट पेड 7 से 9 लाख रुपए पर एंडोर्समेंट। ये बताया जा रहा है कि एक एंडोर्समेंट के, एक बार बोलने के उनको 7 से 9 लाख। अब मेरे को एक बार, मैं ये मान लो पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक बार बोलने का कि भाई हाँ ये स्टॉक अच्छा है या ये काम कर लो ये अच्छा है, मुझे 7 से 9 लाख रुपए मिल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बोल दूंगा? मैं तो बोल दूंगा भाई, मेरे को 9-10 लाख रुपए मिल रहे हैं मैं बोल दूंगा। लेकिन इससे क्या हो रहा है दोस्तों, इनसे गलत प्रकार की चीज़ों को प्रमोशन मिल रहा है। कई गलत कंपनियां जो अपने स्टॉक प्राइस को बढ़ा रही हैं। चिंता क्या है, अब इस पर कहा जा रहा है कि यार ये तो गलत है, ठीक है, ये तो क्या है, गलत है। गलत क्यों है दोस्तों? अच्छा ये कंसर्न बतानी, चिंता बतानी है हमें। हाँ अब इससे सेबी को क्या चिंतित, सेबी चिंतित क्यों है, सेबी ऐसा क्यों कर रही है? देखो यार सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो एडवाइस दे रहे हैं क्या है वो उनका एजुकेशनल। अब मैं जैसे यूपीएससी की तैयारी के बारे में बताता हूँ, मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, मैं उस एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया है, मैं इतने टाइम से मैं यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इस नॉलेज के आधार पे मैं आपसे बात करता हूँ। अब मान लो मैंने कभी पेपर ही ना दिया और मैं आके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो वो तो फिर गलत हो गया ना चीज़। तो ऐसा ही हो रहा है। अब सेबी को ये चिंता है कि जो ये एडवाइस दे रहे हैं इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इनको इसमें एक्सपर्टीज़ है भी नहीं है कि ऐसे ही मुंह उठा के कुछ भी हो ये एडवाइस दे रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा कोई भी यूट्यूबर है, ठीक है, वो कहेगा कि ये फलाना ओक्टा एफएस प्लेटफॉर्म है, इस पे जाओ ट्रेडिंग करो, पैसे कमा सकते हो, ये कमा सकते हो, तो वो गलत चीज़ है, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं है, ठीक है, आपका ना उसमें एक्सपर्टीज़ है, आप कैसे एडवाइस कर रहे हो? तो इसीलिए सेबी चिंतित है। इफ़ देयर इज एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, और देखो क्या, चलो ठीक है आप एडवाइस दे भी रहे हो तो, लेकिन एडवाइस हो सकता है आप किसी से पैसे लेके कर रहे हो। भाई जनरली अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पे आज स्टोरी कोई क्यों डालता है? साधारणतः उसका एक ही मकसद होता है, एक ही चीज़ के पीछे वो करता है, और वो क्या होता है दोस्तों? वो ये होता है कि उसको पैसा मिलता है। बिना पैसे कोई किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। ऐसे देखो अजय देवगन किसी और चीज़ की ऐड क्यों नहीं कर देता? वो
विमल की ऐड करता है, क्यों करता है? उसको पैसा मिलता है, ठीक है। तो एंडोर्समेंट पैसे के लिए हो रहा है और इसीलिए सेबी चिंता में है कि पैसा लेके कोई भी गलत चीज़ का भी एंडोर्समेंट हो सकता है। अब इसको क्रिटिसाइज करने के लिए भी लोग आ ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कई लोग कह रहे हैं कि यार ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है उसके अगेंस्ट है, ठीक है। ये आपकी संविधान के द्वारा हमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है उसके दायरे में आता है, उसको ये प्रभावित कर रहा है। फॉलोअर्स आर नॉट फोर्स टू टेक द एक्शन। वो कहना है कि भाई हम तो किसी के साथ ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो सलाह दे रहे हैं। जो फॉलोअर्स हैं वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इन्वेस्ट करें, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यार हम तो ठीक है, सेलिब्रिटीज़ भी तो एंडोर्स करते हैं, अजय देवगन भी तो विमल पान मसाला को करता है, उसके ऊपर में किसी प्रकार का रेगुलेशन नहीं है और वो पैसे लेके ही प्रमोट करता है। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद खाता है इसीलिए बोलता है, वो तो ज़बरदस्ती उनको कभी खाया भी नहीं होगा फिर भी वो प्रमोट कर रहा है ना। तो ये सारा मुद्दा था। अब बात करते हैं दोस्तों सेबी के बारे में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों? देखो, इसकी स्थापना हमने अप्रैल 1988 में की थी। इनिशियली इसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया था। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट के कानून के बिना इसको बनाया गया था। इनिशियली स्टार्टिंग में संविधान में इस प्रकार की कोई बॉडी है नहीं, लेकिन बाद में दोस्तों 1992 के अंदर में हमने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया। तो इनिशियली इट वाज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। पहले ये गैर वैधानिक बॉडी थी, ये कानून के द्वारा नहीं बनाई गई थी, बट आफ्टर दैट 1992 पार्लियामेंट में इसके ऊपर एक कानून बना और हमने कानून के द्वारा इसको पास किया है, ठीक है। तो इनिशियली इट वाज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इट वाज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी दोस्तों। बट 1992 के अंदर में हमने सेबी एक्ट पास करके पार्लियामेंट में इसको स्टैट्यूटरी प्रोविजन दे दिया, वैधानिक प्रोविजन दे दिया। इसका काम क्या होता है? इट मॉनिटर एंड रेगुलेट द इंडियन कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट व्हाइल इंश्योरिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, फॉर्मुलेटिंग रेगुलेशन एंड गाइडलाइन। क्या काम है इसका? इसका काम है निवेशकों के हितों की रक्षा करना। भाई आप हैं, मैं हैं, हम निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे हितों की रक्षा करना, हमारे इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसके लिए नियम कानून बनाना ताकि हमारे हितों की रक्षा हो सके, ये इसका काम है, ठीक है। ये किसका काम है दोस्तों? सेबी का, कि जो इन्वेस्टर है उनके हितों की रक्षा हो सके उसके लिए किस प्रकार के नियम बनने चाहिए, वो इसका काम है। सेबी के मेंबर दोस्तों, इसका जो कंपोजिशन है क्या होता है दोस्तों? जो इसका चेयरमैन होता है सेबी का, तो यूनियन मिनिस्ट्री है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार इसके चेयरमैन को मनोनीत करती है, इसका जो अध्यक्ष होता है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इसमें 2 ऑफिसर जो हैं वो अपॉइंट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक मेंबर आरबीआई से होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और 5 और मेंबर होते हैं जिनको केंद्र सरकार मनोनीत करती है, ठीक है। तो 5 तो मेंबर हो गए, एक क्या हो गया दोस्तों चेयरमैन, 6, 2 इससे हो गए आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से 8, और एक कहाँ से हो गया 9, तो 9 मेंबर है ये। 8 तो मेंबर प्लस में एक चेयरमैन, ठीक है। सो इट्स अ 9 मेंबर बॉडी सेबी। सेबी के पावर और फंक्शन क्या है? देखो, सेबी के 3 फंक्शन होते हैं। सेबी के 3 फंक्शन बताए जा रहे हैं। पहला क्या कह रहा है? क्वासी लेजिस्लेटिव। क्वासी लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? कानून बनाने का अधिकार। क्वासी का मतलब होता है अर्ध। तो कह रहा है कि एक ऐसी बॉडी है जिसको आधा कानून बनाने का अधिकार, आधा मतलब पूरी तरीके से कानून तो खैर सरकार ही बनाएगी, ठीक है, पार्लियामेंट ही बनाएगी, बट हाँ हितों को जो इन्वेस्टर है उनके हितों की रक्षा करने के लिए कानून बना सकती है। जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर कानून बनाया है इसने, तो ऐसे कानून बना सकती है क्वासी लेजिस्लेटिव। दूसरा है क्वासी जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब अगर आपके साथ कोई स्कैम हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो उसके ऊपर में ही अपनी जजमेंट देती है। तो क्या हो गया? क्वासी जुडिशियल। जजमेंट देना किसका काम है? जुडिशरी का, कोर्ट का, लेकिन ये दे सकती है। क्वासी एग्जीक्यूटिव, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट भी कर सकती है, ठीक है, कोई नियम है उसको एग्जीक्यूट भी करेगी। तो सेबी हैज अथॉरिटी टू डिलीवर जजमेंट रिलेटेड टू द फ्रॉड एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। भाई अगर कोई सिक्योरिटी मार्केट में कोई अनैतिक प्रथा चल रही है, कोई धोखाधड़ी हुई है, उसके ऊपर सेबी अपनी जजमेंट दे सकती है। तो क्या हो गया? क्वासी जुडिशियल, पहला। दूसरा, सेबी इज एम्पावर्ड टू इंप्लीमेंट द रेगुलेशन एंड जजमेंट मेड एंड टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट द वायलेटर्स। भैया ये एग्जीक्यूटिव का फंक्शन हो गया, दिस इज क्वासी एग्जीक्यूटिव। और ये क्या हो गया दोस्तों आपका? सेबी सर्व्स द राइट टू फ्रेम रूल्स। रूल बना रही है तो क्वासी जुडिशियल। तो इसके पास क्वासी जुडिशरी, क्वासी लेजिस्लेटर एंड क्वासी बोलो एग्जीक्यूटिव, तीनों पावर जो है सेबी के पास में होती हैं। रिलेटेड सर्च पे आते हैं। रिलेटेड सर्च में सबसे पहले दोस्तों आपको बताना है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। कैपिटल मार्केट पूरा का पूरा, ये तो खैर इकोनॉमी का टॉपिक है आपका, ठीक है।
दिस इज द टॉपिक ऑफ इकोनॉमी, ये आपको पता होना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसको हम एसएटी कहते हैं। तो एसएटी क्या होती है? सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? कैपिटल मार्केट। ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर देखना है। समझ में आ रही बात दोस्तों? गाइज समझ में आ रही है बात? एक बार समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए सभी लोग। जिसको समझ आ रहा है दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए। 1000 बार मैं बता चुका हूँ आपको बच्चों, जिनको मेरे से सवाल पूछना हो, जब क्लास एंड हो जाए उसके बाद में जो हम बताते हैं, ठीक है, क्लास एंड होने के बाद में वहाँ पर अपना कमेंट रख दिया करो, ठीक है। ऐसे बच्चों मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है आपको बताना। चलती क्लास में जो मुझे दिख जाएगा मैं उसका तो रिप्लाई कर दूंगा, बाकी जो मुझे नहीं दिखता उसका रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तो कृपया करें और इस बात का संज्ञान लेते हुए इस पे कार्यरत रहें, इस पे कार्य करें और ज़्यादा ना खुद परेशान हो और ना ज़्यादा मुझे परेशान करें। देखो जो दिख जाएगा वो तो मैं बोल दूंगा, जो नहीं दिखता उस पर कैसे बोलूँ मैं, है ना। फिर आपको लगता है कि ओहो सर जवाब नहीं दे रहे हमारे सवाल का, है ना, ऐसा होता है ना। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेटेड सर्च। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु आर फिनफ्लुएंसर? प्रीलिम्स के हिसाब से आपसे सवाल पूछा जाता है, फिनफ्लुएंसर कौन होते हैं भाई? इनको अभी रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों महसूस हुई है? सेबी क्या है एंड सेबी का कंपोजिशन क्या है, कितने मेंबर होते हैं कितने नहीं होते, पावर क्या है और फंक्शन क्या है, ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम स्पेसिफिक फिनफ्लुएंसर कौन है, उन्हें विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है, सेबी के बारे में बताइए, इसकी रचना, शक्ति और कार्य, है ना। एक सवाल दे रहा हूं, जल्दी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है सेबी के बारे में? एट प्रेजेंट इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। पहला सवाल है, देखो इसमें पहला सवाल जो है वो कह रहा है कि ये वर्तमान में कह रहा है कि इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, कि ये जो है एक गैर वैधानिक बॉडी है। फर्स्ट, एट प्रेजेंट इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, it got statutory powers by an ordinance in 1992 and SEBI is managed by 6 member. जो आरबीआई के मेंबर होते हैं ना, आरबीआई और मिनिस्ट्री के, वो तो एक्स ऑफिशियो मेंबर है, मतलब वो तो होंगे ही होंगे। सेबी के अंदर में कितने मेंबर थे? एक तो मैंने बताया था आपका चेयरमैन और 5 मेंबर, तो सेबी इज अ 6 मेंबर बॉडी। तो चौथी स्टेटमेंट सही है, इस पे ध्यान रखना। फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। चौथी स्टेटमेंट हमारी क्या है? सही है। ये मत सोचना कि सर ये तो गलत है, नहीं, सही है वो। ये देखो 9 कौन लिख रहा है भाई? गुलफाम खान कह रहे हैं नो नो नो, नो नहीं है भाई, 6 ही होते हैं। डी सही है, मुझे पता था तुम डी में वाले में कंफ्यूज हो गए, इसीलिए मैंने डी वाला बता दिया। डी सही है, ए गलत है यार। अरे ए गलत है भाई, नॉन स्टैट्यूटरी कह रहा है, अभी भी कह रहा है वर्तमान में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी हो तो गई 1992 के अंदर में, विधेयक पास हो गया, अब ये गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 ईयर ऑफ पोस्को। देखो पोस्को क्या है आपको पता ही है ना, पोस्को का मतलब क्या है? अरे चाइल्ड, बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए हमने 14 नवंबर 2012 को एक कानून पेश किया था, पारित किया था, उसको हम पोस्को कहते हैं। अब 2012 से अब हम हो गए 2022, 10 साल हो गए। तो 10 साल के बाद, ठीक है, एक फाउंडेशन है निधि विधि करके है, शायद विधि फाउंडेशन, उसने अलग अलग और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके स्टडी कंडक्ट की है, देखने के लिए कि भारत के अंदर में 10 साल हो गए हैं पोस्को के आने के बाद में क्या बदला है क्या नहीं बदला।
पोस्को जो कानून है उसके तहत में फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है वो बनाए गए हैं ताकि 1 साल के अंदर में कोई भी मैटर जो है वो डिस्पोज हो सके, ठीक है। तो उसने बताया कि भारत में अभी भी एक केस को डिस्पोज होने में या सॉल्व होने में कम से कम 510 दिन के आसपास का समय लग रहा है। कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिनमें काम कम समय में हो रहा है, जैसे चंडीगढ़ में, जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर में, वहाँ काम जल्दी हो रहा है, ठीक है, वो कम समय में यानी कि 1 साल के अंदर केस को सॉल्व कर रहे हैं। बाकी बाकी जगहों पर केस इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसमें कारण बताया कि जो फॉरेंसिक टीम है उसे डेटा नहीं आता, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है जो पुलिस करती है वो सही से नहीं हो पाती, जल्दी नहीं हो पाती, वो बताया है। साथ ही साथ में और भी बहुत सारे प्रावधानों का इसके अंदर में जिक्र हुआ है, इस पे चर्चा हुई है। तो चलिए दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं पोस्को के 10 साल, 10 ईयर ऑफ द पोस्को, 10 ईयर ऑफ पोस्को एन एनालिसिस ऑफ इंडियाज लैंडमार्क चाइल्ड अब्यूज लॉ, ठीक है। चलिए इस पे बात कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 से संबंधित है, वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशंस बाय द सेंटर एंड स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम। जीएस पेपर 2 से संबंधित है। 10 years after the enactment of POSCO Act, which deals specifically with child sexual abuse, has found gaps in the implementation. पोस्को अधिनियम के लागू होने के 10 साल बाद भी विशेष रूप से बाल यौन शोषण से संबंधित जो है ये इसके कार्यान्वयन में क्या कमी पाई गई है, इसको हमने देखा है। तो ये जो स्टडी है, द स्टडी was carried out by the Justice Access and Lowering Delays in India, जल्दी इनिशिएटिव। किसका है इनिशिएटिव? एट विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, एक सेंटर है जो हमारे देश के अंदर पॉलिसी बनती है ना, उसकी जांच करती है, ठीक है, कि कैसा है कैसा नहीं है। इन कोलैबोरेशन विद द डेटा एविडेंस फॉर जस्टिस रिफॉर्म डी जूरे प्रोग्राम किसका है? वर्ल्ड बैंक का। तो इन्होंने मिलके ये स्टडी कंडक्ट की है भारत के अंदर में कि 10 साल के बाद में क्या है भारत के अंदर में चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का स्टेटस। तो इसमें एनालाइज किया गया है, इट एनालाइज अ टोटल ऑफ 2,30,730 केसेस फ्रॉम 436 डिस्ट्रिक्ट स्पैनिंग 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम 2012 से फरवरी 2021। तो इसमें बताया गया कुल मिला के भारत में जब से कानून हमने बनाया है तब से लेकर आज तक 2,30,000 केस जो हैं लगभग रजिस्टर हुए हैं, है ना। केस लॉज, पॉलिसी इंटरवेंशन एंड केस मेटा डेटा वॉज कलेक्टेड। पूरे भारत में से इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है दोस्तों, ई कोड से डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, और उसके आधार पर इन्होंने अपनी ये स्टडी जो है ये बनाई है। पोस्को है क्या? तो पोस्को एक चाइल्ड एब्यूज प्रोटेक्शन अधिनियम है, देश के अंदर में कानून है। इसको सितंबर 2010 के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया था। जैसे अभी हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल है ना, ऐसे ही 2010 के अंदर में हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसने इसका एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया था। उसके बाद में 14 नवंबर 2012 को पार्लियामेंट ने इसको पास किया था और ये फुल फ्लेज्ड कानून बनके देश के अंदर में लागू हो गया था। इसके कई सारे प्रावधान को बदला गया था, बट उन बदलाव के बाद में 14 नवंबर 2012 को ये पोस्को अधिनियम भारत के अंदर में लागू हो गया था। एज ऑफ 2022, अभी 2022 के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत के अंदर में 408 पोस्को के कोर्ट हमने स्थापित किए हैं 28 राज्यों के अंदर में, ठीक है। और ये कोर्ट हमने बनाए हैं इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पोस्को के मामले हैं, जो चाइल्ड अब्यूज के मामले हैं, उनको फास्ट ट्रैक हम जल्दी करके क्या करें, सॉल्व करें। तो इसीलिए भारत के अंदर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमने कुल मिला के 408 पोस्को के कोर्ट जो है बनाए हैं ताकि मैटर जल्दी से जल्दी क्या हो, सुलझे। बैकग्राउंड की बात करते हैं दोस्तों, तो मैंने बताया 1990 के अंदर क्या हुआ जिससे हमें ये कानून बनाना पड़ा। तो 1990 के अंदर में गोवा में ना एक चाइल्ड सेक्स जो रैकेट था वो बस्ट हुआ। गोवा के अंदर में बच्चों के साथ में जो अब्यूज था वो हो रहा था, तो वो रैकेट बस्ट हुआ कब दोस्तों? आपका 2010 के अंदर में, सॉरी 1990 के अंदर में, ठीक है। साथ ही साथ 2003 के अंदर में दोस्तों यहाँ पर जो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रैकेट वाज बस्टेड इन गोवा, फॉलोइंग विच द स्टेट गवर्नमेंट एनेक्टेड अ लॉ टू प्रमोट चाइल्ड राइट एक्ट इन 2003। 1990 में वो पकड़ा गया था। 2003 के अंदर में ना गोवा की जो सरकार थी, उन्होंने चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर उन्होंने कानून बना दिया। उस समय कोई कानून था नहीं हमारे देश में। उसके बाद एक अलग से स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी बनी है। ये कमेटी जो है ये जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर के अध्यक्षता में बनी है। इन्होंने भी फिर एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया, एक ड्राफ्ट कोड बनाया, कानून बनाया, किसके लिए दोस्तों? चाइल्ड राइट के लिए भारत के अंदर में, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं चिल्ड्रन कोड बिल 2020।
क्या नाम देते हैं इसको हम दोस्तों? चिल्ड्रंस कोड बिल 2000। ये दो इनिशिएटिव जो थे, एक तो ये वी.आर. कृष्णा अय्यर के द्वारा लिया गया जो, और 1990 में जो गोवा में चाइल्ड सेक्स जो रैकेट पकड़ा गया था, उसके बाद में जो गोवा की सरकार ने कानून बनाए, ये दो कानून जो थे ये परफेक्ट थे दोस्तों कि एक डेडिकेटेड जो भारत के अंदर में एक लेजिस्लेशन बन सके, एक डेडिकेटेड कानून भारत के अंदर में स्थापित हो सके, उसके लिए दो कानून सफिशिएंट थे। 2005 के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसने एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया टू एड्रेस द डिफरेंट ऑफेंसेस टारगेट अगेंस्ट द चिल्ड्रन। 2005 में हमारे देश की जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसने भी इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया और 2005 में उन्होंने भी अपना ड्राफ्ट बनाया। 2005 में बनाया, फिर 2010 में बनाया जिसको संसद में रखा, और कई सारे बदलाव के बाद में 2012 के अंदर में ये कानून जो है पोस्को जिसको कहते हैं वो पारित हो गया, है ना। अब इस स्टडी में देखा गया कि किस प्रकार का जस्टिस जो है वो हो रहा है पोस्को एक्ट के तहत में। तो क्वालिटी ऑफ जस्टिस कह रहा है कि द स्टडी हैज फाउंड एन एवरेज इट टेक्स 509.78 दिन फॉर पोस्को केसेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। कह रहा है कि एवरेज जो कि कानून है वो कहता है कि एक साल में मैटर रिजॉल्व हो जाना चाहिए, बट यहां पे बोला गया है कि लगभग 509 दिन लग रहे हैं एवरेज, ऑन एन एवरेज। दिस एक्ट स्टिपुलेट दैट सच केसेस नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ ईयर। कानून में क्या है, एक साल में खत्म हो जाना चाहिए केस, निपटा दो, लेकिन फिर भी ये केस निपटाने में एक साल से ज्यादा का समय लग रहा है। द पेंडेंसी ऑफ पोस्को केसेस वॉज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली ओवर द ईयर। लगातार जैसे जैसे समय आगे जा रहा है दोस्तों, जो पेंडेंसी है केसेस की वो भी बढ़ती जा रही है, कि जितने ज़्यादा केस आएंगे फिर ठीक है 408 कोटि तो हैं, बट 2.5 लाख से ज़्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं जब से हमने बनाया है। तो ऐसे में दोस्तों क्या हो रहा है, पेंडेंसी जो है वो भी बढ़ रही है। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर दिस इज द स्लो पेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कह रहे हैं कि एक सबसे मोटा कारण जो है जिससे केस बढ़ रहे हैं, जिससे केसों की संख्या बढ़ रही है, पेंडेंसी बढ़ रही है, वो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि स्लो पेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत धीमी गति से हो रही है, ठीक है। पुलिस डिले कर रही है सैंपल इकट्ठे करने में, ठीक है। फॉरेंसिक की टीम जो होती है, जो फॉरेंसिक डेटा गैदर करती है, वहां से भी डिले हो रहा है। टोटल मिला के अगर हम बात करें तो 22.76% केस जो है इनको डिस्पोज इसलिए कर दिया जाता है कि ये एक दूसरे से मतलब एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके अलावा 1/5 ऑफ द केसेस इन द डेटा सेट एंडेड इन ट्रांसफर। दिल्ली जो है उसमें सबसे ज्यादा पोस्को से संबंधित केसेस जो हैं वो हुए हैं। दिल्ली के अंदर में अगर हम बात करें 1 लाख जो अगर जनसंख्या है तो 1 लाख की जनसंख्या में लगभग 13.5 केस आते हैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज के। चंडीगढ़ और वेस्ट बंगाल जो है दो सबसे बढ़िया स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जहां 1 साल के अंदर में पोस्को से संबंधित केस जो होते हैं वो डिस्पोज हो जाते हैं। स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, सिक्किम, चंडीगढ़, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दे सीम्स टू हैव मच हायर रिपोर्टिंग ऑफ द पोस्को केस। कह रहा है कि इनके अंदर में पोस्को केस जो है उनकी रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, मतलब यहां पर ज्यादा रिपोर्टिंग होती है चंडीगढ़ में, ठीक है, हरियाणा, केरल, सिक्किम, ठीक है, इनके अंदर में, छत्तीसगढ़, ये बताया गया है। गैप्स इन इंप्लीमेंटेशन। अब देखो ये भी हाईलाइट किया गया इसमें कि जो हमने कानून बनाया था और जो इंप्लीमेंट हुआ है उसके अंदर में भी बहुत सारे गैप यहां पे पाए गए हैं। देयर आर वेरियस गैप इन दिस, ठीक है। वो कई गैप कौन कौन से हैं जो हाईलाइट किए गए हैं। पहला बोला गया है सपोर्ट पर्सन नहीं दिया। मान लो किसी बच्चे के साथ में चाइल्ड अब्यूज होता है ना, तो विक्टिम हो गया, तो उस विक्टिम को एक सपोर्ट पर्सन देने की बात की गई है किसके अंदर में दोस्तों, इस कानून के अंदर में। ये सपोर्ट पर्सन कौन होता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा व्यक्ति जो चाइल्ड राइट से जुड़ा हुआ हो, है ना, वो उनको असिस्ट करता है समय समय पर। नहीं तो एक बच्चा ही तो है, उसके साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ यार, तो बच्चे के परिवार वाले भी और वो बच्चा भी उसको बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना, तो वो भी क्या हो जाता है दोस्तों, परेशान हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में बोला गया कि कोई भी अगर बच्चा है जो विक्टिम है उसको क्या दिया जाए, एक सपोर्ट पर्सन दिया जाए। लेकिन हमने पाया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को हाईलाइट किया कि भारत के अंदर में 96% केसेस के अंदर में ये जो सपोर्ट पर्सन है ये प्रोवाइड नहीं कराया जाता। सपोर्ट पर्सन कौन होता है मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन जो इस फील्ड के अंदर में एक्सपर्ट हो, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के रूप में काम करेगा, जिसको बच्चे की कस्टडी दी जाती है, ठीक है, ये वो व्यक्ति जो है वो आपका होता है। पोस्को कोर्ट जो है दे हैव नॉट बीन डेजिग्नेटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में पोस्को कोर्ट आज तक है भी नहीं, बने भी नहीं तो हर डिस्ट्रिक्ट में पोस्को का कोर्ट होना चाहिए एक। देयर इज अ लैक ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब है सरकारी वकील। तो सरकारी वकील जो है पोस्को के केस में वो है नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट ने वकील अपॉइंट किए नहीं। और अगर सरकारी प्रोसिक्यूटर है भी तो उनसे फिर पोस्को के अलावा दूसरे काम जो है उनसे वो कराए जा रहे हैं, ठीक है, उनको कहीं और अपॉइंट कर दिया जा रहा है।
अच्छा, अब जब हम बात करते हैं दोस्तों चाइल्ड अब्यूज के बारे में, तो इस स्टडी के अंदर में एक और महत्वपूर्ण डिटेल मिली है, वो क्या है मैं आपको बता दूं। ये पाया गया है दोस्तों, चाइल्ड अब्यूज के अंदर में हम सोचते हैं कि गर्ल्स के साथ में ज्यादा अब्यूज हुआ होगा, बट नहीं, बॉयज के साथ में जो चाइल्ड अब्यूज है वो लड़कियों की तुलना में बहुत ज्यादा हुआ है, इसमें भी बताया गया है। द स्टडी ऑफ चाइल्ड अब्यूज 2007 रिपोर्ट पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इट वाज कवरिंग 30 स्टेट विद अ सैंपल साइज ऑफ 12,447 चिल्ड्रन, 2,324 यंग अडल्ट्स एंड 2,449 स्टेक होल्डर्स लुक्ड एट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द चाइल्ड अब्यूज। देखा गया है इसमें और पाया गया है कि जो विमेन्स जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके अंदर में गर्ल्स के मुकाबले बॉयज के साथ में चाइल्ड अब्यूज जो है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टडी है। समझ में आया दोस्तों? मुद्दा क्या था, 10 साल हुए हैं पोस्को के, और पोस्को के 10 साल का यहां पे स्टडी किया गया है कि किस प्रकार से चाइल्ड सेक्स अब्यूज जो है वो अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कानून बनने के बाद भारत कहां पे है। अच्छा दोस्तों, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे थोड़े दिन पहले मैंने बात की थी, ठीक है, हमने बात की थी कि ऐसा होने के बाद, ये कानून बनने के बाद में ये चीज़ें कितनी रुकी हैं। मैंने एक सवाल, मेरे को याद है, ठीक है, यूपीएससी के अंदर आया था कि महिलाओं के शोषण के ऊपर ना बहुत सारे कानून हैं देश में, लेकिन फिर भी आज देश के अंदर महिलाओं का शोषण हो रहा है ज़्यादा। उसमें क्या कमी आई है, नहीं आई है, उसके ऊपर में आपको कमेंट करना था। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि पोस्को आने के बाद भी भारत के अंदर में जो पोस्को से रिलेटेड केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, क्या कमियां हैं। ठीक है, जो पोस्को की जो अचीवमेंट्स है उसको हाईलाइट करो, तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके वहां पे काम आएगी, है ना। आप कहते हो ना सर डेटा नहीं होता, हम लिखें कहां से। सो दीज काइंड ऑफ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट राइटिंग दैट काइंड ऑफ द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ गाइज, एक बार समझ में आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो यार। एक बार सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो यार। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू इट फास्ट। एक बार सारे के सारे बच्चे इसको लाइक और शेयर करेंगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब दोस्तों आपसे रिलेटेड सर्च में आप एक ही चीज याद रखो, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं, स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं। एक दिन मेरे से भी किसी ने चलते चलते पूछ लिया था, ठीक है, मेरे पास भी जवाब नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, कि जो अलग से कोर्ट बनते हैं, सीबीआई कोर्ट बनते हैं या कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनते हैं, तो इनके अंदर जज कौन होते हैं। आपके लिए भी ये सवाल है, तो इनके लिए जज कौन होते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाले जजेस होते हैं या इनके लिए कोई अलग होते हैं, तो वो आपको बताना है कि इनके अंदर में तो स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में, या जो ये आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं क्या होते हैं, तो एक बार इसके बारे में आपको पढ़ना है, एक बार जाके जरूर देखिएगा। देखो प्रीलिम्स में आपसे एक पॉस्को एक्ट के बारे में पूछा सकता है जो मैंने नहीं बताया, तो आपको क्या करना है, पॉस्को एक्ट की पूरी डिटेल, उसके क्या प्रावधान है। वैसे पिछले साल में मैंने पॉस्को एक्ट बहुत पढ़ा रखा है आपको, पॉस्को एक्ट 2012, तो ये आपको पढ़ना है, कई बार चर्चा में आया था। तो पॉस्को एक्ट क्या होता है, मुख्य इसके फीचर्स क्या हैं, क्वालिटी ऑफ जस्टिस इन पोस्को जो अभी रिपोर्ट आई है, ये पूरी रिपोर्ट आपको याद रहनी चाहिए, बिकॉज अगर चाइल्ड अब्यूज से मुद्दा, अगर कोई भी अगर पेपर में आ जाता है संबंधित मुद्दा, तो आप कर पाओ। व्हाट आर द गैप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन, जो ये लागू हम करते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन में अलग अलग गैप क्या क्या होते हैं। एडिड प्रोविजन इन 2019 अमेंडमेंट, कि 2019 में हमने इसमें एक बहुत अच्छा संशोधन किया था, तो उसमें हमने क्या संशोधन किया था। एंड सेक्शन 7 ऑफ द पोस्को का जो सेक्शन 7 है उसके बारे में। दीज आर द डिफरेंट मुद्दे जो आपको प्रीलिम्स में यहाँ पे पढ़ने हैं, समझने हैं। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक सवाल मैंने दिया है, ये मैंने खुद डिस्कस किया हुआ आपके साथ में, आप अपने नोट्स उठा के देखो, प्रीवियस नोट्स के अंदर में मैंने खुद दिया हुआ है आपको। मुद्दा है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्को एक्ट 2012। ये सवाल मैं आपको तीसरी बार दे रहा हूं आज, मेरे को भी याद है बट पता नहीं आपको याद है कि नहीं है। कह रहा है कि सेक्शन 15 ऑफ द पोस्को एक्ट 2012 डील्स विद पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। कह रहा है सेक्शन 15 के तहत अगर हम बात करें पोस्को एक्ट के तहत, अगर आपके फ़ोन के अंदर या किसी भी तरीके से डिजिटल फॉर्म में आपने कोई चाइल्ड अब्यूज़ का
पोर्नोग्राफी मटेरियल सेव करके रख रखा है तो आपको सजा मिलेगी। सेक्शन 4 कहता है कि पोस्को एक्ट 2012 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो पोस्को एक्ट 2012 के तहत सजा मिलती है। सेक्शन 7 ऑफ पोस्को एक्ट 2012 डील्स विद सेक्सुअल इंटेंट विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या है, इनकरेक्ट कोड बताना है आपको। इसमें कौन सा इनकरेक्ट कोड है, फटाफट बताओ जल्दी से। जल्दी बताइए बच्चों, कौन सा सही है इसमें। सी 1 और 3। चलिए बात करते हैं नन ऑफ दी। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं इसमें। हद है भाई, ये 4 बार ये सवाल करा दिया मैंने, फिर भी गलत कर रहे हो यार। हट, ऐसा क्यों करते हो तुम भाई? ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए ना भाई। या करोगे? करेंगे सर हम तो, बताओ क्या करोगे। चलिए पार्लियामेंट सेशन अभी दिसंबर के अंदर में दोस्तों शीतकालीन सत्र हमारा स्टार्ट होने वाला है। पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं जो मैं आपको अभी समझाऊंगा, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, बट कोई नहीं, एक बार फिर से बता देंगे। हमारा तो काम ही यही है बताना, हमारा तो काम ही बताना है, तो हम चलो बता देते हैं आपको, ठीक है। सो पार्लियामेंट का सेशन 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। BMW, बी का मतलब होता है बजट सेशन, M का मतलब होता है मॉनसून सेशन और W का मतलब होता है विंटर सेशन। बजट सेशन फरवरी से स्टार्ट होता है और मई तक चलता है। मॉनसून सेशन जो है ये आपका मानसून जब आ जाता है, ठीक है, यानी कि जुलाई से चलता है सितंबर तक। और विंटर सेशन जो होता है ये नवंबर से लेकर दिसंबर, ठीक है। इससे और इसके बीच में एक महीना खाली है, आपको पता है, जून, ठीक है। इसके और इसके बीच में एक महीना खाली है जिसको हम बोलते हैं अक्टूबर, और उसके बीच में भी एक महीना खाली है जिसको बोलते हैं जनवरी। ये 3 महीने जो होते हैं इनको हम बोलते हैं पार्लियामेंट रिसेस। पार्लियामेंट की छुट्टी चल रही होती, तफरी, ठीक है, पार्लियामेंट रिसेस। अब संविधान में बताया नहीं गया है कि भाई किस डेट को बुलाना है, फरवरी में किस डेट को बुलाना है ना, वो काम छोड़ दिया है किसके ऊपर में, सरकार के ऊपर में। तो वो राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, वो कैबिनेट से डिस्कस करके कब पार्लियामेंट का सत्र बुलाना है कब नहीं बुलाना, वो तब डिसाइड होता है, ठीक है। सबसे बड़ा सत्र जो होता है वो होता है बजट सत्र, सबसे छोटा सत्र होता है विंटर सत्र, ये आपका है। अब जो मैंने ये डेट बताई है ना, ये फिक्स नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया, ये प्रावधान है, ये जो चलता आ रहा है ये वो है। अब जैसे इस बार का बजट सत्र जो है विंटर में वो लेट है, वो तो 7 दिसंबर को स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप कहोगे सर आपने तो नवंबर का बताया था। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कब से कौन सा स्टार्ट होना है दोस्तों, ऐसा संविधान के अंदर में कुछ फिक्स नहीं दिया है। ये मिनिस्ट्री है जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर जो है वो डिसाइड करती है, कैबिनेट से पूछ के। राष्ट्रपति के नाम पे इनको बुलाया जाता है, समन करना, ठीक है, संसद को समन करना मतलब संसद को आमंत्रित करना। फिर होता है संसद को जब काम हो गया तो प्रोरोग करना, प्रोरोग मतलब स्थगित करना। संसद को सत्र में बुलाया ही क्यों जाता है, संसद क्यों बैठता है दोस्तों? देखो संसद का काम है कानून बनाना, और कानून कब बनेगा दोस्तों? जब सारे एमपी एक साथ में बैठेंगे तभी तो कानून बनेगा। तो एमपी कब बैठेंगे? संसद का काम होता है नियम बनाना, कानून बनाना। वो कानून बनाने के लिए संसद के जो एमपी हैं सारे, वो कब इकट्ठे होंगे? वो इन्हीं सत्र के अंदर इकट्ठे होते हैं। वो इकट्ठे होकर करते क्या हैं दोस्तों? वो कानून बनाते हैं, ठीक है, नए कानून बनाए जाते हैं। सरकार ने इतने टाइम पे क्या किया, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, उसको डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में, उसको डिस्कस किया जाता है, उस पर डिबेट किया जाता है। मतलब
इट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ओवर द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, ताकि एग्जीक्यूटिव पर एक चेक बनाया जा सके, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या सही किया है, क्या नहीं किया है, ठीक है, उसके लिए काम जो है दोस्तों किया जाता है। तो पार्लियामेंट सेशन मैं बात कर रहा हूं, विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 7 दिसंबर, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं 7 दिसंबर से स्टार्ट होगा। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर जीएस पेपर 2 का भाग है, तो 7 से लेकर 29 दिसंबर तक चलेगा, 23 दिन ये चलने वाला है दोस्तों। तो इन्होंने प्लान कर रखा है इन 23 दिन के अंदर पार्लियामेंट की 17 डिफरेंट सीटिंग होगी और इनमें डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। पार्लियामेंट के 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून, विंटर, तीनों के बारे में आपको बता चुका हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 185 जो है ये कहता है, सिर्फ इतना बोला है संविधान में आर्टिकल 85 में कि संसद की 2 सिटिंग के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो संविधान की माने तो बस संसद को साल में 2 बार मिलना चाहिए, बहुत है ना। कब मिलना चाहिए, कब नहीं मिलना चाहिए, ऐसा संसद ने बिल्कुल भी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल भी कहीं पर इंडिकेट नहीं किया है, कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि पार्लियामेंट को कब मिलना चाहिए और कब नहीं। द प्रोविजन स्टेटेड दैट मैक्सिमम गैप, सिर्फ एक बात बोली है कि 2 सेशन के बीच में अधिकतम गैप 6 महीने का होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम गैप 2 सेशन के बीच, पार्लियामेंट की 2 मीटिंग के बीच में 6 महीने का हो सकता है। तो 6 महीने मतलब साल में 2 बार मिल लो, बहुत है। दिस मीन्स दैट पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। सेशन क्या होता है, जब हम पार्लियामेंट का सेशन बोलते हैं तो सेशन का मतलब होता है एक पीरियोडिक सिटिंग, जिसमें पार्लियामेंट के जितने भी एमपी हैं, मेंबर हैं, वो सारे के सारे बैठते हैं, जिसमें नए नियम बनाए जाते हैं, पुराने जो नियम है, पुराने जो कानून है, उनको दोबारा से रिव्यू किया जाता है, उनका दोबारा से उनको देखा जाता है, उनके ऊपर विचार किया जाता है और सरकार की फंक्शनिंग को भी इसमें डिस्कस किया जाता है। पावर किसके पास है दोस्तों, मैंने बता दिया, पावर जो है वो सरकार के पास में होती है। कैबिनेट कमेटी होती है पार्लियामेंट्री अफेयर की, वो ये काम करती है। राष्ट्रपति के नाम पे काम होता है कि राष्ट्रपति ने बुलाया है, चलो भाई पार्लियामेंट का सेशन आ गया। पार्लियामेंट के सेशन को जब सत्र में बुलाया जाता है, सत्र का आह्वान किया जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर जब ये काम करती है तो उसको हम बोलते हैं समनिंग ऑफ द सेशन, ठीक है, बुलाना। और जब खत्म हो जाता है काम तो उसको क्या किया जाता है, प्रोरोग, ठीक है, खत्म किया जाना, स्थगित करना। अब पार्लियामेंट्री सेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है मैं बता चुका हूं, कानून बनाना, पिछले कानूनों को देखना, गवर्नमेंट फंक्शनिंग को स्क्रूटनाइज करना कि सरकार कैसे काम कर रही है, अच्छे कर रही है कि नहीं कर रही, ये सारे काम जो है इसके होते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर में पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। अब ये सारी चीजें देखने से अच्छा मैं तो कहता हूं पूरा का पूरा पार्लियामेंट वाला चैप्टर जो है ना, एम लक्ष्मीकांत जी की किताब से जाके पढ़ लो, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत जी की किताब से जाके पढ़ लो पूरा का पूरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए। 1-2 सवाल तो उसमें से आते ही आते हैं हर साल, प्रीलिम्स में और मेंस में भी। मेरा तो मानना ये होता है कि अगर पॉलिटी सीखनी है ना तो ये टॉपिक आपको मस्ट है, आना चाहिए। जितनी भी न्यूज़ होती है पॉलिटी रिलेटेड तो वो भी ध्यान आपको रखनी, तभी समझ में आएगी जब आप ये करते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स स्पेसिफिक। प्रीलिम्स के लिए क्या ज़रूरी है, आपसे पूछ सकता है कि कौन समन करता है पार्लियामेंट को, सत्र में कौन बुलाता है, ठीक है। आर्टिकल 85 क्या कहता है, 2 सेशन के बीच का मैक्सिमम टाइम। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट्स, पार्लियामेंट के सत्र कब कब होते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज अ ईयर, हाउ मेनी डेज इन अ ईयर द पार्लियामेंट हैज टू मीट, भाई पार्लियामेंट को एक साल में कितनी बार मिलना पड़ता है। हु चेयर्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग जो है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे जब पार्लियामेंट आप पढ़ोगे। एक सवाल मैंने दिया है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, सरकार के खिलाफ अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आना है, तो कह रहा है कि संसद के किस सदन के अंदर में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ये आपको बताना है। चलिए बताइए जल्दी से। बताइए फटाफट से।
चलिए सवाल का जवाब बता देते हैं आपको। सो बी लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपको, दिस इज मेलोकाना बैसीफेरा एंड रैट फ्लड। ये एक पेड़ है, ठीक है। ये जो मेलोकाना बैसीफेरा है ना, बैम्बू की एक वैरायटी है, बांस समझना, बांस, तो बांस की एक वैरायटी है और इससे ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर में रैट फ्लड आ जाती है। रैट फ्लड का मतलब है चूहों की बाढ़। इतने चूहे आ जाते हैं कि समझ में नहीं आते, हमें पता नहीं चलता कि इतने चूहे कहाँ से आ रहे हैं। तो ये रैट फ्लड जो है इससे संबंधित है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर में। और होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो बांस की एक वैरायटी होती है ना, जैसे वाइल्ड बांस जो होता है, बैम्बू जो होता है, तो उस पर ये फल लगता है। तो इसकी एक वैरायटी है मेलोकाना बैसीफेरा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एक बार। ये ऐसा फल होता है, ऐसा। ये थोड़ा कच्चा है, अभी पक के ना ये ऐसा हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार का। ऐसा लग रहा है चकुंदर जैसा। और पहले साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि इसके अंदर में हो सकता है प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, और इस पर बहुत सारे वो आते हैं, ये बहुत सारे प्रेडेटर को आमंत्रित करता है। मक्खियाँ, ठीक है, बंदर, ठीक है, बहुत सारे चीज़ आते हैं, चूहे भी आते हैं। अब इसके अंदर में पहले लगता था प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, इसीलिए चूहे प्रोटीन खाने आते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, भाई जाके उनको बॉडी बनानी होती है कि चूहे जिम मारते होंगे। बाद में अभी रिसर्च हुई है तो पता चला कि इनके अंदर में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मीठे बहुत होते हैं, और उन शुगर कंटेंट की वजह से ही चूहे यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। लगभग 30-40 साल में एक बार ऐसा टाइम आता है जब इनके अंदर में ये फल जो हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, और उस समय चूहे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये खा खा के ना चूहों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है। उनको मज़ा आ जाता है, एकदम बढ़िया पेट भरता है उनका, फिर वो ढेर सारा प्रजनन करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि चूहे की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो सारे चूहे पहले तो इनको खा जाएंगे, ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद वो फिर क्या करेंगे, तो वो फसलों को खाते थे, और जब फसल खाई जाती थी तो उससे भुखमरी हो जाती थी, फेमाइन, पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देते थे चूहे। तो ये साइकिल जो है इसको बोला जाता तो है, इसको क्या कहा जाता है देखो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इसको मातम, नॉर्थ ईस्ट में इस चीज़ को बोला जाता है मातम, ठीक है, कि चूहे आए तो इसके पीछे थे, है ना, और उन्होंने जब ये ख़त्म हो गया तो पूरी फसल चट कर दी, और उससे लोग तो भूखे मरेंगे ही ना, फेमाइन आ जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, मातम। तो अभी रिसर्च में पता चला है कि वो चूहे जो है वो इस चक्कर में आए, 13 साल की रिसर्च हुई है, तब जाके पता चला है कि वो जो रैट फ्लड होती है, चूहों की जो बाढ़ आती है, वो कैसे आती है। तो ये अभी पता चला है इस रिपोर्ट की वजह से। द हिंदू के अंदर देखो ये आया हुआ है, स्वीट नॉट प्रोटीन, ये जो मीठापन है इनका वो इनको अट्रैक्ट करता है। चूहों को प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है, कोई भी चूहा जिम नहीं जाता। पूछा गया ना, एक चूहों से पकड़ के हमने पूछा, भाई बता, तो 13 साल लगे हमें सारे चूहों से पूछने के अंदर कि भाई बता, तू जिम जाता है, प्रोटीन के चक्कर में आता है तू यहाँ पे? कह रहा नहीं, हम तो मीठा खाने के लिए आते हैं, ठीक है, डेजर्ट के चक्कर में आ जाते हैं हम तो, स्वीट टूथ जो है उसके लिए आते हैं। तो स्टडी 13 साल चली है दोस्तों, और उसने कुछ इंटरेस्टिंग लाइट डाली है किस पर दोस्तों, फ्लावरिंग इन द मेलोकाना बैसीफेरा। मेलोकाना बैसीफेरा के अंदर फूल जब आते हैं, जब उन पे फल लगते हैं, उसका संबंध क्या है दोस्तों, ठीक है, किससे, रैट फ्लड से, बैम्बू डेथ से। तो ये चूहे आ गए, अब चूहे ने वो फल तो खा लिया, बट फल के बाद में बैम्बू जो है उसको खाने लग जाएंगे, बांस को, तो बांस भी, वो बैम्बू ट्री जो है उनकी भी डेथ होने लगती है, और फिर धीरे धीरे वो चूहों की जो है बाढ़ आ जाती है। फिर वो चूहे जब ये खत्म हो जाता है तो फिर जाके वो खेत में लग जाते हैं। तो ये स्टडी जो है 13 साल में इसका जो है भांडा फूटा है। रिसर्चर डिटेक्टेड अ कोरिलेशन बिटवीन शुगर कंटेंट इन द फ्रूट ऑफ मेलोकाना बैसीफेरा एंड द फ्रेंजाइंट फीडिंग एंड पॉपुलेशन बूम इन द रैट ड्यूरिंग द मातम। ठीक है, ये जो मातम है ना, इसका मतलब वही है जो मैंने बोला, एक 40-45 साल में नॉर्थ ईस्ट में एक बार होता है। इसमें चूहों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। चूहे इन बांस के फलों को खाने के बाद में दो लोगों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं, लोग फिर बेचारे भूख से मरते हैं, फेमाइन आ जाती है, तो उसको मातम कहा जाता है। एक साइकिल है ये जो 45 से 48 साल के अंदर में एक बार होता है। तो रिसर्चर ने डिटेक्ट किया कि जो ये मातम का साइकिल आता है, इसका संबंध किससे है, जो मेलोकाना बैसीफेरा है, इसके अंदर में जो शुगर कंटेंट है, जो चीनी की मात्रा है, ये उससे क्या है आपका एसोसिएटेड संबंधी। पहले हम सोच रहे थे प्रोटीन का चक्कर है, हाई प्रोटीन का चक्कर है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये स्टडी की है JNTBGRI ने, 2016 में भी उन्होंने इस बात पे स्टडी की थी, बट अब जाके उनको पता चला है कि ये जो फ्रूट है, ये जो पौधा है, इसके अंदर जो ये फल लगता है, इसमें चीनी ज़्यादा होती है, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, मीठा होता है, इसलिए बहुत सारे प्रेडेटर जो है उसको ये आमंत्रित करता है। ये फ्रूट है, ये पक के ऐसा हो जाता है, बांस के पेड़ पे लगता है, ठीक है, तो ये ऐसा बनता है। इसको मूली भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत में इसे मूली कहा जाता है दोस्तों। मेलोकाना बैसीफेरा ये लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग बैम्बू होते हैं, जिनसे फल लगता है ना, बैम्बू
मतलब बांस, तो ये बांस के सबसे बड़े ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसको हम मेलोकैना बैसीफेरा कहते हैं। ये वैरायटी है इंडिया और म्यांमार रीजन के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, जब इनके अंदर में बहुत ज़बरदस्त मात्रा में फूल आते हैं ना, तो उस समय में बहुत बड़े बड़े इस पे फल भी लगते हैं और बहुत सारे एनिमल विजिटर और प्रेडेटर जो है ये उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। इन प्रेडेटर्स के अंदर में ब्लैक रैट, काले चूहे, ठीक है, ग्रेटली रेलिश, बहुत मजा आता है उनको, इसको खाने में ना, फल को बहुत मजा आता है। बेरी लाइक फ्रूट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड्स दे ऑल्सो मल्टीप्लाई रैपिडली, खाते तो हैं ही हैं वो, चट तो करते ही हैं भोजन को, साथ साथ अपनी पॉपुलेशन को भी वो जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं इस टाइम पे, और उसी को हम बोलते हैं रैट फ्लड, चूहों की बाढ़। वंस द फ्रूट आर गॉन, एक बार फल खत्म तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वो जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, जो खड़ी हुई फसल है, उसको वो नष्ट करने लगते हैं, उसको डिवार करने लगते हैं, डिवावरिंग, DOVOURING, डिवावरिंग स्टैंडिंग क्रॉप्स कॉजिंग फेमाइंस, इससे आपका भूखमरी आ जाती है, अकाल पड़ जाता है दोस्तों, और हज़ारों लोगों की इससे जान जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, द हिंदू में आया हुआ था, किसके बारे में, मेलाकोना बैसीफेरा एंड रैट फ्लड। तो ये इकोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर में भी, ऐसे मज़ेदार सवालों के लिए आप इससे रूबरू रहिएगा, आ सकता है सवाल। चलो भाई, अगला टॉपिक जो है हमारा, नॉर्थ कोरिया से रिपोर्ट आ रही है, बढ़िया, ठीक है, फर्स्ट क्लास रिपोर्ट आ रही है। ये नॉर्थ कोरिया ने ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना ली है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है, ICBM बना ली है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे मारक। डिफेंस, जो जापान के डिफेंस रिसर्चर है ना, उनकी बात माने, जापान के डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी बात माने तो ये जो मिसाइल है, ये कुल मिला के यूनाइटेड स्टेट जो है ना, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया वहाँ से बैठा बैठा अमेरिका को टारगेट कर सकता है। ये मिसाइल दुनिया में सबसे लंबी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि मिसाइल एक बार में मल्टीपल जगह पर न्यूक्लियर वॉरहेड डाल सकती है, मतलब न्यूक्लियर बम जो है ना वो डाल सकती है अलग अलग जगहों पे एक बार में ही। ऐसा इसका डिज़ाइन बनाया है, दुनिया में सबसे लंबी मिसाइल रहेगी अभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका नाम जो है वो दिया गया है आपका वासोंग 17, ये इसको नाम दिया है। ठीक है, वासोंग 17 ये नाम दिया है इसको। तो चलिए, द फीचर कैपेबिलिटीज एंड वासोंग 17 नॉर्थ कोरिया, इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ टॉपिक है। नॉर्थ कोरिया सेड इट टेस्ट फायर्ड इट्स मैसिव न्यू वासोंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने अभी अभी अपनी विशाल नई हॉसोंग 17 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को चेक किया है, उनका परीक्षण किया है। ये मिसाइल न्यूक्लियर आर्म्ड है, मतलब न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उसको लेके जाने में कैपेबल है। ये नॉर्थ कोरिया की अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल है, द बिगेस्ट मिसाइल येट एंड इज द लार्जेस्ट रोड मोबाइल। सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, ये रोड मोबाइल है। ठीक है, दिख रहा है आपको, कंटेनर है ना, तो ये रोड पे खड़ी है, तो इसको आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ। ठीक है, ये जो हाइड्रोलिक है इससे उसने ऊपर उठा दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगी ऐसे, तो हाइड्रोलिक से इसने ऊपर उठा दिया इसको। अदरवाइज इसको आप चुपचाप इस पर टेक के भी रख सकते हो, ठीक है, और इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो। ये इसकी खास बात है, ये मोबाइल है। तो इसका डायमीटर जो है दोस्तों इस मिसाइल का वो 2.4 से लेकर 2.5 मीटर के बीच में है। एंड इसका जो टोटल मास है, जब इसमें पूरा तरीके से फ्यूल भरा हो, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका जो वजन है वो 80,000 से लेकर 1,10,000 किलोग्राम के बीच में है। अनलाइक नॉर्थ कोरियाज अर्लीज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होसांग 17 है ना दोस्तों, इट वाज लॉन्च डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर इजेक्टर लॉन्चर TEL व्हीकल्स विद 11 एक्सीएल। तो ये जो 11 एक्सल का, देखो ये देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 एक्सल का ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। इसी के ऊपर ये मिसाइल रहती है, देखो ये व्हीकल है पूरा, और इसी से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, यहीं से कहीं पे ले जाओ, इसी से लॉन्च कर लो। पहले ऐसा नहीं था, बट इसमें है। डिस्टेंस दोस्तों ये 15,000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, मतलब ये अमेरिका तक को, यूनाइटेड स्टेट तक को निशाना बना सकती है। मैंने बताया इसका डिज़ाइन ऐसा बनाया दोस्तों, ठीक है, कि ये मल्टीपल वॉरहेड डिक्लेयर कर सकती है, मतलब एक बार में आप इसको भेजो तो ये कई जगहों पर एक साथ में हमले कर सकती है, बम जाके डाल सकती है। ये इसकी खास बात है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार में मल्टीपल बम डालने को बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV। तो ये इसकी क्या है, खास बात है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022। तो 19th ऑफ नवंबर जो होता है
उसको वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो आज वर्ल्ड टॉयलेट डे है ना, तो हैप्पी मेंस डे भी है आज और टॉयलेट डे भी है आज। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे है। तो पीआईबी में सवाल आया हुआ है दोस्तों। तो भारत में वर्ल्ड टॉयलेट डे के उपलक्ष्य में हमने स्वच्छता रन जो है वो हमने आयोजित की है। क्या आयोजित की है? स्वच्छता रन, स्वच्छता दौड़ हमने आयोजित की है। स्वच्छता रन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द रूरल इंडिया ऑन 19 अक्टूबर 2022 ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे। कह रहा विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर 19 नवंबर 2022 को ग्रामीण भारत में स्वच्छता रन का आयोजन किया जा रहा है। थीम क्या है दोस्तों? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अब देखो इसमें सब कुछ छुपा हुआ है इसके थीम में, कि जो दिखाई नहीं दे रहा उसको विजिबल बनाना है। हम अगर भारत में हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत में भारत को ओपन डिफेक्शन तो कर दिया, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुले में जाके शौच कर रहे हैं, नदी के किनारे शौच कर देते हैं। अब उनका जो मल मूत्र होता है वो फिर नदी के द्वारा बहता रहता है, नदी में चला जाता है, कई बार सॉइल में पेनिट्रेशन हो रहा है। तो कह रहे हैं उसको रोकना है हमें, उसको क्या करना है? रोकना है। वो इनविजिबल चीज़ है, उसको विजिबल बनाना है। तो देखो मतलब है इसके थीम में इस बार मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये कह रहा है कि द थीम ऑफ दिस ईयर एक्सप्लोर्स हाउ इनएडिक्वेट सैनिटेशन सिस्टम स्प्रेड ह्यूमन वेस्ट इनटू द रिवर्स, कि किस प्रकार से मनुष्य का मलमूत्र जो है वो नदियों के अंदर, तालाब के अंदर, मिट्टी के अंदर में फैल रहा है और पोल्यूशन को बढ़ा रहा है। उसको रोकना है। दिखता नहीं है वो अलग बात है, मिस्टर इंडिया घड़ी पहन के गया है वो, ठीक है, दिखता नहीं है, बट हाँ अभी भी है यार। मतलब ठीक है, ओपन डिफेक्शन हम अपने आप को क्लेम करते हैं, बट कई लोग कांड करने वाले लोग जो होते हैं वो माहिर हैं, वो कर ही देते हैं। किसी नदी नाले के पास में बैठ के और उसको बहा देते हैं, विसर्जित कर देते हैं, और फिर वो जो है प्रदूषण आगे करता रहता है। इट इज़ अबाउट टेकिंग एक्शंस टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। ठीक है, कह रहा है कि ये जो टॉयलेट डे है इस पे हम क्या बात करते हैं? तो टॉयलेट डे के ऊपर हम वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने और सतत विकास का जो गोल है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मैंने आपको कई बार कह दिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, याद होने चाहिए सबको। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 6 के अंदर में सैनिटेशन की बात हुई है। तो कह रहा था SDG 6 के अनुसार, ठीक है, हमें सभी प्रकार के जो पानी के अंदर में जो हमारा अशुद्धियाँ उनको दूर करने का प्रयास करना है। तो उसी के तहत में ये जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हम उसको टैकल कर सकें। दिस ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इज ऑर्गेनाइजिंग स्वच्छता रन। तो ये जो स्वच्छता रन है किसने ऑर्गेनाइज की है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इज रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज प्रोग्राम। पूरी दुनिया के अंदर में अगर किसी ने व्यवहार परिवर्तन किया है तो यही है। कह रहा है कि इससे लोग खुले में जाना उन्होंने बंद कर दिया है, खुले में सोच। अब वो सपने, एक मैं ऐसे एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए मुझे। मैं एक वीडियो देख रहा था एक दिन ऐसे ही, यूट्यूब पर थी, पता नहीं इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो मैं देख रहा था तो एक बंदा जा रहा होगा रोड से, तो बराबर में परली साइड में एक भाई बोतल लेके बैठा हुआ था, अपना कर रहा था प्रोग्राम। तो उसने कैमरा ऑन कर लिया, उसे बात कर रहा है कि अरे भैया सरकार ने इतने सारे टॉयलेट बना दिए हैं तो आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? तो कह रहा कि अरे हम मज़दूर आदमी हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं, ठीक है, अब बहुत ज़ोर की लगी है तो कहाँ टॉयलेट खोजने जाएँ, हम यहीं बैठ गए। वो कैमरा चल रहा है और वो भाई साहब ऐसे कैसा खड़ा है, ठीक है, मतलब ऐसे कैसा खड़ा हो गया, ठीक है। तो कह रहा है ठीक है गुस्साइए मत, वो उसको गालियाँ देने लगा। कह रहा है गुस्साइए मत, गुस्साएंगे लोअर गंदा हो जाएगा आपका। तो थोड़ी सी अच्छी बात है, बट ठीक है, मैं देख रहा था, मुझे लगा तो मैंने बता दिया आपको। इंडिया हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट। हमने ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेटस जो है ना वो अचीव कर लिया है 2019 में। डॉक्यूमेंट में अब भारत के अंदर में कोई भी खुले में शौच नहीं करता, बट हकीकत कुछ हो रही है, आप लोग भी जानते हो, कई करते हो आप भी, ठीक है। वो कहा जाता है कि खुले में जाने का बोतल लेके सुबह सुबह मज़ा ही अलग होता है, कहते हैं, पिक्चरों में भी, मतलब कई सीरीज़ में भी दिखाया जाता है, गाँव में ऐसा ही मानते भी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इट वॉज लॉन्च इन 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए, ठीक है, और इन प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसको लॉन्च किया था 2014 में। द मिशन वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशन वाइड जन आंदोलन। इसको पूरे देश के अंदर में ना एक राष्ट्रव्यापी अभियान और जन आंदोलन के रूप में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में खुले में शौच करने वालों को समाप्त नहीं करना, खुले में शौच को समाप्त करना, ठीक है। आप भी निकला करो सुबह सुबह फ़ोन लेके, जो
खुले में कर रहे हो उनकी वीडियो बना दो। नेक्स्ट है दोस्तों हनी ट्रैप। समझ गए होंगे ना फोटो देख के ही हनी ट्रैप क्या होता है भाई? कितने लोग समझ में आ गया? मुझे पता है ज्ञानी हो तुम सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे ज्ञानी हो, समझ गए होंगे कि हनी ट्रैप क्या होता है। हनी ट्रैप, हनी प्रीत, बताओ। चलिए, हनी ट्रैप का मतलब होता है कि रोमांटिक रिलेशन या सेक्सुअल रिलेशन के चलते कोई काम निकलवाया जाए, कोई आदमी। पिक्चरों में नहीं देखा यार, सीरीज आती है दुनिया भर की कि जो जासूसी कराने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, एस्पिनॉइज के लिए, जासूसी के लिए, ठीक है। वो एक मैंने भी पता नहीं कौन सी पिक्चर देखी थी अभी, रिसेंट पिक्चर थी, हाँ नहीं सीरीज़ थी, ठीक है। कौन सी थी वो? हॉटस्टार पे थी, 1.5 करके आई थी वो, अरे यार, स्पेशल ऑप्स 1.5 है ना। तो उसके अंदर में भारत का एक डिप्लोमेट था, तो उसके साथ वो रशिया में गया हुआ था, है ना। तो रशिया के अंदर में उसको हनी ट्रैप किया गया था। तो हनी ट्रैप का मतलब होता है सेक्सुअल और रोमांटिक रिलेशन का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति को फंसाया जाए और उनसे इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। ये इन्फॉर्मेशन या तो इनको जो सूचना मिलती है ना, उससे फिर उस इन्फॉर्मेशन को मनी के प्रति ट्रेड किया जाता है, तो पैसे के बदले में उन इन्फॉर्मेशन को बेच दिया जाता है, या देश में जासूसी वगैरह कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसके एक जो ऑफिशियल है उनकी एक ड्राइवर था, तो उस ड्राइवर को हनी ट्रैप किया गया था, उसको फंसाया गया। तो अभी दिल्ली पुलिस ने उस ड्राइवर को अरेस्ट किया है। तो उसको हनी ट्रैप किया गया था ऐसे ही रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशन के चलते, और उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की जा रही थी। उन सूचनाओं को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अभी नया केस इसमें बस्ट हुआ है। हनी ट्रैप, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्टाफर हनी ट्रैप्ड व्हाट्स द रोल ऑफ सेक्स इन स्पाइन में सेक्स का रोल क्या है वो बताया गया। दिल्ली पुलिस रिसेंटली अरेस्टेड अ ड्राइवर वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन कनेक्शन विद एन एलिज्ड एस्पिनियोइज केस। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कथित जासूसी के मामले में विदेश मंत्रालय के साथ काम करने वाले एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। द प्रैक्टिस ऑफ हनी ट्रैपिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ अ टारगेट। हनी ट्रैपिंग का मतलब यही होता है कि भाई आप सेक्सुअल या रोमांटिक जो है संबंधों का इस्तेमाल करके आप कोई भी खुफिया जानकारी यहाँ पे प्राप्त करो, इस जानकारी को फिर एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर मॉनेटरी एडवांसमेंट और इन द केस ऑफ स्टेट एस्पिनॉइज, यानी कि जासूसी में यूज करता है। पुराने कुछ फेमस इंसिडेंट हैं जिनको इसी में फंसाया गया था, हनी ट्रैप किया गया था। गाइस यार वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो आप अभी भी, ये थोड़ा सा दिल मेरा टूट जाता है इस बात से। पुराने भी फेमस केस हैं, जैसे अगर हम बात करें जिसमें आपका माता हरी केस फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1, उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा है वो केवी उन्निनी कृष्णन है, ठीक है। उनको भी बोला गया है कि एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ऑफिसर वाज एलिजिडली हनी ट्रैप्ड इन 1980s। केवी उन्निनी कृष्णन जो है उनको भी बताया गया कि हनी ट्रैप किया गया था 1980 के अंदर, वो भी रॉ के एजेंट थे, ठीक है। तो ये बताया गया। अच्छा दोस्तों, अभी एक ऑफर चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ऑफर से पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल का हैंडल है। बाकी आप इस कोड को स्कैन कर लो, जैसे इसको स्कैन करोगे आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे। 2024 की जो तैयारी शुरू करने वाले हैं उनके लिए 2 नए बैच आए हैं, 24 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं नवंबर से, और इनके लिए आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है। पहले 18 महीने का जो प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन था दोस्तों, वो मिल रहा था 67,825 का, लेकिन अभी ये मिल रहा है सिर्फ 49,000 रुपये का। 18 महीने का जो आइकॉनिक जीएस सब्सक्रिप्शन पहले 94,000 का मिल रहा था, 95,000 का, वो सिर्फ 55,000 रुपये मिल रहा है। तो जाइए दोस्तों, ये सिर्फ सुमित 10 कोड पर उपलब्ध है। जिस बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है, गूगल में फॉर्म, कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उस पर क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुलेगा, आपको नाम भर देना है अपना, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भर देना है, आपको ईमेल आईडी दे देनी है, एजुकेटर जो है, ठीक है, उसका नाम, इसमें आप मेरा नाम डाल देना, सुमित कुमार राठी आप डाल देना। उसके बाद में कोड डालना है, एजुकेटर का कोड, उसमें आप डाल देना सुमित 10, ठीक है। सो ये भर के फटाफट से सबमिट कर दो, मेरी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। जिसको लोन लेना है, लोन करवाना है, कोई भी इस प्रकार की समस्या है वो दूर हो जाएगी।
सब्सक्रिप्शन दो प्रकार के होते हैं, आइकॉनिक और प्लस। दोनों में दोस्तों आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। मेरा कोड है सुमित 10, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों जगह आप मेरा कोड लगा सकते हो सुमित 10। तो यहां पे फर्क ये है, इसमें लाइव क्लास, हर हफ्ते टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी। यहां पर अगर हम बात करें तो पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, टेस्ट में एनालिसिस मिलता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन मिलती है, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है और स्टडी प्लान कि आपको स्टडी कैसे करनी है। ये आइकॉनिक में थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये तो होता ही होता है, ये भी होता है। बट दोनों के लिए ही आप कोड क्या यूज करेंगे दोस्तों, सुमित 10। तो क्योंकि इसी से आप मेरे पर्सनल गाइडेंस के माध्यम से मेरे से जुड़ेंगे। ये दोस्तों जीएस का जो प्राइस है वो है 12 महीने 18, 24 और 36 ये प्राइस है। जब आप इस पे मेरा कोड यूज कर देते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाता है। इसी प्रकार ये आइकॉनिक का प्राइस है, मेरा कोड यूज करते हैं ये डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, सो नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, आपने सेशन को अटेंड किया। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं रात को 8:30 बजे अपने ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।